सुबह मुकसिम की आंख खुली तो उसे खुद पर कुछ वजन सा महसूस हुआ। अपनी पूरी आंखें खोलते मुकसिम ने देखा तो अलीसा उसके सीने पर सर रखते सुकून से सो रही थी। अलीसा को देखते ही मुकसिम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रिंग गई। मुकसिम ने उसका सर नरमी से अपने सीने से हटाते अपने बाजू पर रखा और बाहु और उसके चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे गर्दन पर उसकी दीवानगी के साफ निशान थे। सारी रात अलीसा को अपनी मोहब्बतों की बारिश में पोर पोर भिगोकर मुकसिम को अपनी ज़िंदगी बहुत हसीन लग रही थी। सारी रात उसने अपने हर एक अंदाज से बताया था कि वो उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। ये सब सोचते मुकसिम मुस्कुराया, अपने दिए के निशानों पर नरमी से अपने लब रखे और अपने दिए के एक एक निशान को अपने लबों से छूने लगा। जबकि अलीसा अभी भी गहरी नींद में थी, मुकसिम उसके चेहरे के एक एक नकोश को अपने लबों से छू रहा था। जब उसकी नज़र उसके गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठों पर गई और बगैर एक सेकंड की भी देर किए वो उसके लबों पर झुका और अपने प्यास से लबों की प्यास बुझाने लगा। मुकसिम की शिद्दत पर अलीसा के वजूद में हरकत हुई थी, जिसे देखते मुकसिम एक मिनट के लिए रुका मगर फिर से अपने अमल में मसरूफ़ हो गया। जबकि अब की बार अलीसा ने मुंदी मुंदी आंखें खोलनी शुरू की थीं। उसे जागते देखकर मुकसिम फ़ौरन से पहले पीछे हटा और दोबारा सोता बन गया। अलीसा ने आहिस्ता से आंखें खोली तो खुद को मुकसिम के हसार में कैद पाया। जब आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बेदार होने लगा तो उससे रात भर के तमाम लम्हात याद आने लगे। सब याद आने पर अलीसा ने झटके से मुड़कर मुकसिम की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थीं। मतलब वो सो रहा था। अभी तक अलीसा ने शुक्र का सांस लिया कि वो मुकसिम से पहले उठ गई, वरना वो मुकसिम की बेबाक नज़रों का सामना कैसे करती। अलीसा ने गौर से मुकसिम के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। माथे पर काले सिल्की बाल बिखरे हुए थे, मूंछों तले अनाबी होंठ आपस में पेवस थे। वो आज अलीसा को इतना प्यारा लगा कि अलीसा ने हाथ बढ़ाकर उसकी पलकों को अपनी उंगलियों की पोरों से छुआ। अपनी उंगलियों से उसके गाल को छूती वो मुस्कुराई, जबकि मुकसिम उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। अलीसा ने अपना हाथ उसके चेहरे से पीछे किया और अभी वो उठने ही लगी थी जब मुकसिम ने एक ही झटके से उसे वापस अपने आसार में ले लिया था। जबकि मुकसिम को जागता देखकर अलीसा की आंखें फैल गई थीं। मतलब वो जाग रहा था और उसकी एक एक हरकत को महसूस भी कर रहा था। किधर जाने का इरादा है बेगम? अभी तो मेरी सुबह भी सही से नहीं हुई। मुकसिम अलीसा की तरफ खुमार भरी निगाहों से देखते हुए बोला, जबकि मुकसिम के बोलने पर अलीसा एकदम से ब्लश कर गई थी। और ये मंजर देखते मुकसिम का दिल और बेईमान हुआ था। उससे झुकते नरमी से उसके लबों को छुआ था, जबकि अलीसा ने शर्मा कर अपना चेहरा चादर में छुपाया था। अलीसा की उस हरकत पर मुकसिम के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। छुपने का कोई फायदा नहीं मेरी जान। मुकसिम उसके चेहरे से चादर खींचते हुए बोला, जबकि अलीसा ने चादर पर अपनी गिरफ्त और मजबूत की थी। हटाओ इसे। मुकसिम दोबारा चादर खींचते हुए बोला, नहीं। अलीसा चादर के अंदर से ही बोली। क्यों नहीं? हटाओ इसे। मुकसिम उसे हुक्म देते हुए बोला, मुझे नहीं हटाना, आप अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। अलीसा और जोर से चादर को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर मुकसिम ने लब दांतों तले दबाकर अपनी अलीसा की तरफ देखा, जो खुद को चादर में छुपाए हुए थी। मुकसिम एक साइड से चादर को खींचते चादर के अंदर घुस गया और अलीसा को मजबूती से अपने शिकंजे में ले लिया। और ये सब इतना अचानक हुआ था कि अलीसा को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। अब बताओ, कौन सी नजरों से देखता हूं मैं? मुकसिम अलीसा को अपने ओर नज़दीक करते हुए बोला, जबकि अलीसा अपने चेहरे पर मुकसिम की गर्म सांसें पड़ती महसूस करती आंखें सख्ती से मीच गई थी। वैसे कल तक तो तुम अपने शोहर के सामने पटर पटर जबान चलाती थी, और आज तुम पर चुप की डोरी बंधी हुई है। मुकसिम अलीसा की बंद आंखों को चूमते हुए बोला, जो उससे का पसंदीदा काम था। मुकसिम के बोलने पर भी ना तो अलीसा ने कोई जवाब दिया और ना ही आंखें खोली। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी आंखें नहीं खोली तो जो मैं करूंगा उसका गिला मुझसे बिल्कुल मत करना। मुकसिम संजीदा लहजे में बोला तो अलीसा ने पट से आंखें खोल दी और मुंह बनाकर मुकसिम की तरफ देखा। आप बहुत बुरे हैं। अलीसा मुकसिम की तरफ देखते हफीज से बोली। तुम अगर मुझे बुरा भी बोलोगी तो तुम्हारी खातिर मैं वो भी बन जाऊंगा, मगर मुझसे दूर जाने में फिर भी नहीं दूंगा। मुकसिम अलीसा की गर्दन पर झुकते हुए बोला और वहां अपने लब रख दिए, जबकि मुकसिम को दोबारा रात वाले टोन में आते देखकर अलीसा की जान पर बनी थी। छोड़े मुझे, उठना है, इतना वक्त हो गया, सब क्या सोचेंगे। अलीसा मुकसिम की तरफ देखती बेबसी से बोली। बेबी, अभी सिर्फ 8 बजे है और अभी कोई भी नहीं उठा होगा। बाकी रही कुछ सोचने की बात तो सब बहुत समझदार हैं। यहाँ पर सबको पता है कि न्यू मैरिड कपल है, लेट ही रूम से बाहर निकलेंगे। तुम उन सब की फिक्र छोड़ो और सिर्फ अपने शोहर को महसूस करो और उसका साथ दो। नहीं भी दे सकती तो नो प्रॉब्लम, चुप करके लेटी रहो।
मुक्सिम अलीसा से बोलता उस पर हावी हुआ था, जबकि अलीसा दोबारा खुद को बेबस महसूस करती खुद को मुक्सिम के सपोर्ट कर गई, क्योंकि मुक्सिम उसे रात को अच्छे से पावर करवा गया था कि उसकी मसम्मत उसके किसी खाते में नहीं आई। इफ्रा की आंख खुली तो उससे खुद को जहांसेब के आसार में पाया, जो उसे किसी तकिए की तरह खुद में भींचे सो रहा था। इफ्रा ने सर उठाकर जहांसेब के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की लहर साफ दिखाई दे रही थी। इफ्रा ने तो सोचा था कि जहांसेब उसे जल्दी नहीं अपनाएगा, वो अपनी मोहब्बत के ना मिलने के गम में इफ्रा को कबूल नहीं करेगा और उसे धुतकार देगा, उसकी मोहब्बत को धुतकार देगा। मगर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो जहांसेब ने उसके साथ कोई ज्यादती की और ना ही ऐसी कोई भी बात की जिससे इफ्रा का दिल दुखा हो, बल्कि उससे तो उसकी मोहब्बत का मान रखते हुए और रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उससे वो मान और भरोसा बख्शा जो हर लड़की का ख्वाब होता है। इस सब के बदले जहांसेब ने उससे सिर्फ एक चीज़ मांगी और वो थी मोहब्बत, जिसमें कोई दूसरा शरीक ना हो। जो जहांसेब को देखते इफ्रा को लग रहा था जैसे वो वाकई ही मोहब्बत का तरसा हुआ लड़का था, जो अपनी इतनी वजाहत इतनी दौलत होने के बावजूद भी कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया था। और आज अगर उससे किसी से मोहब्बत मांगी भी थी और वो अपनी मेहरन से अपनी बीवी से मांगी थी। इफ्रा ये सब सोचती जहांसेब के चेहरे को यकटक देखे जा रही थी। वो अपनी नज़रों के राज से जहांसेब को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। ये सब कुछ सोचते ही इफ्रा के जहन में रात भर जहांसेब की गई जिसारतें याद आने लगी। ये सब याद आते ही इफ्रा एकदम से सुर्ख पड़ी थी। उससे कभी नहीं सोचा था कि जहांसेब इतना रोमांटिक भी हो सकता है। इफ्रा ने फौरन अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाई थी। तुम्हारा अपना शोर हूँ, देखती रहो, अच्छा लगता है। इफ्रा के कानों में जहांसेब की नींद में डूबी गंभीर आवाज पड़ी तो एकदम से सटपटा ही गई। जहांसेब जो कब से जाग रहा था मगर इंतजार सिर्फ इफ्रा के उठने का कर रहा था, क्योंकि उठते ही इफ्रा के चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंगों को देखना चाहता था। इफ्रा की नजरें खुद पर महसूस करते ऐसे ही पड़ा रहा, जबकि इफ्रा का बेखौफ उसको देखना उसे बहुत अच्छा लगा था। आप जाग रहे थे?" इफ्रा अपना सुर्ख चेहरा जहांसेब से छुपाती हुई बोली। नहीं, तुमने जगा दिया। जहांसेब उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, मैंने तो नहीं उठाया।" इफ्रा अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती हुई बोली। तुम मुझे अगर ऐसे देखोगी तो कौन काफिर सुकून से सो सकेगा। जहांसेब उसे एक झटके से अपने करीब तक करते हुए बोला। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो मेरी जान। जहांसेब उसकी पेशानी पर लब रखते हुए बोला तो इफ्रा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उससे अपनी किस्मत पर रक्श हो रहा था। जितनी इज्जत और मोहब्बत जहांसेब उसे दे रहा था उसका उससे सोचा तक नहीं था। आपको भी? इफ्रा मुस्कुराते हुए हल्की सी आवाज से बोली। ऐसे तो मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगा। जहांसेब की आंखों में शरारत चमकी। फिर? इफ्रा ने जहांसेब की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। फिर ये कि कुछ स्पेशल तरीके से विश करो अपने शोहर को, उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह की आखिर बीवी हो मेरी, तुम्हें पता होना चाहिए। जहांसेब उसके गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला तो उसकी बात का मतलब समझते ही इफ्रा दोबारा से सुर्ख पड़ी थी, जबकि जहांसेब ने यह मंजर गौर से देखा था और उसे ये मंजर बेहद हसीन लगा था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शोहर को स्पेशल तरीके से विश नहीं करना आता। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। जहांसेब बोलता बगैर उसे समझने का मौका दिए उसके लबों को अपने दस्तरस में कैद कर चुका था, जबकि अपनी सांसें बंद होती देखकर इफ्रा ने जी जान लगाकर उसे खुद से दूर करना चाहा था, जो कि नामुमकिन था। अपनी मनमानी करते जहांसेब को भी कुछ ही देर हुई थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो जहांसेब ने इग्नोर किया मगर बार बार होती दस्तक को सुनकर जहांसेब बदमजा होते पीछे हटा। अगर तुम यहाँ से 1 इंच भी हिली तो अच्छा नहीं होगा। जहांसेब इफ्रा की जानिब देखते फोन करते हुए बोला और उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। जहांसेब ने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी दिखाई दी। वो छोटे साहब, बीजान बोल रही है, नीचे नाश्ते के लिए आ जाएं। मुलाजमा जहांसेब की तरफ देखती हुई बोली। ठीक है, आते हैं कुछ देर तक, तुम जाओ। जहांसेब मुलाजमा से बोलता दरवाज़ा बंद कर गया और बेड की तरफ बढ़ा, जहाँ इफ्रा अपने आप को मुकम्मल चादर में छुपाए हुए थी। उठो इफ्रा। जहांसेब उसके सर पर खड़ा चादर हटाते हुए बोला, जो इफ्रा ने हटाने ही नहीं दी थी। इफ्रा उठो। जहांसेब ने दोबारा बोला मगर इफ्रा फिर भी नहीं उठी। ठीक है, तुम ऐसे नहीं उठोगी। जहांसेब बोलता एक ही झटके से चादर खींचकर उसके वजूद से अलग कर चुका था और झुककर उसे अपने बाजू में उठा चुका था, जबकि इफ्रा तो अरे अरे ही करती रह गई। मुझे नीचे उतारें, ये क्या कर रहे हैं आप? इफ्रा जहांसेब की तरफ देखती हुई बोली, जो उसे वॉशरूम में ले आया था। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब तुम इसकी सजा भुगतोगी।
जहांजेब बोलता एक हाथ से शावर चला चुका था और इफ्रा को ऐसे ही उठाए शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर से आते पानी से दोनों मुकम्मल भीग चुके थे, जबकि इफ्रा के कपड़े उसके बदन के साथ चिपके हुए थे। वो जहांजेब उसे शौक निगाहों से इफ्रा के भीगे भीगे वजूद को देख रहा था। जहांजेब को इस तरह खुद को देखता पाकर इफ्रा शर्म से पानी पानी हुई थी। उससे बेख्तियार खुद को जहांजेब की पनाह में छुपाया था। देखो मिसेस, अगर तुम खुद इस तरह मुझसे चिपकोगी तो मुझसे सब्र तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर मैं बेईमान हो गया तो तुम आज भूखी ही रहोगी, क्योंकि इस कमरे से बाहर ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगा। जहांजेब उसके कान में सरगोशी करता उसके कान को लूं को चूम गया, जबकि इफ्रा ने खुद को मजीद उसके सीने में छुपाया था। आप बहुत बेशरम हैं। इफ्रा अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए बोली, जबकि जहांजेब कहका लगाकर हंसा था। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा मिसेस। तुमने अभी मेरी पूरी बेशर्मी देखी कहाँ है? कोई बात नहीं, आज बताऊंगा अच्छे से। जहांजेब 100 महीने कहता उसे फर्श पर खड़ा कर गया। फ्रेश होकर आओ जल्दी, बीजान का बुलावा आया है, नाश्ते के लिए जाना है। जहांजेब उसके वजूद को अपनी बेबाक निगाहों से देखते हुए बोला, तो इफ्रा ने जल्दी से अपना रुख बदलकर दीवार की तरफ मुड़ गई, जबकि उसे जहांजेब एक बार फिर से कहका सुनाई दिया। जल्दी फ्रेश होकर आओ। जहांजेब बोलता बाहर निकल गया और इफ्रा उसके जाते ही वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक किया और सुख का सांस लिया। उफ, कितने बेशरम हैं। ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकते हैं। अफीरा अपने दुखते गालों पर अपने हाथ रखती हुई बोली और फिर मुस्कुरा दी। इस वक्त सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद नाश्ता कर रहे थे, जबकि उन सब के दरमियान सरदार साहब की फैमिली भी मौजूद थी, क्योंकि अलीसा के लिए नाश्ता वही लेकर आए थे। नाश्ता खुशगवार माहौल में करने के बाद सरदार साहब अपने बच्चों के साथ वापस जा चुके थे, क्योंकि रात को उन लोगों का रिसेप्शन भी था और उन रिसेप्शन की तैयारियां भी करनी थी। जबकि हवेली में भी रिसेप्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से की जा रही थी, क्योंकि रिसेप्शन का फंक्शन हवेली में ही रखा गया था। अलीसा और इफ्रा को ब्यूटेशन तैयार करने हवेली में ही बुलाई गई थी और अब इस वक्त वो उन दोनों को तैयार कर रही थी, जबकि मुक्सिम और जहांजेब लॉन में फंक्शन की तैयारियां देखने में मसरूफ थे। माशाल्लाह लाली, आज तो तुम मुक्सिम भाई को चारों शाने चिट करने के चक्कर में हो। आयशा अलीसा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली, और परी यार, तुम तो परी लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो यार। अब की बार आयशा इफ्रा की जानिब देखते हुए बोली, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। इफ्रा आयशा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो हूँ ही प्यारी। आयशा एक अदास से बोली तो अलीसा उसे देखकर हंसी। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया है। आयशा अलीसा की तरफ देखते बोली, तो अलीसा ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे कर दिया, जिसमें डायमंड की रिंग पूरे आबोताब से चमक रही थी। माशाल्लाह, यह बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है भाई ने। मरियम अलीसा की रिंग देखते हुए बोली, परी तुम दिखाओ। अब की बार उससे इफ्रा की तरफ देखते हुए पूछा तो इफ्रा ने अपने गले में पहनी हुई चेन की तरफ इशारा किया। बहुत खूबसूरत है यार, भाई लोग तुम दोनों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आयशा चहकते हुए बोली तो अलीसा और इफ्रा दोनों ही मुस्कुरा दी। ये बात तो सच ही थी कि वो दोनों वाकई में उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छा, अब बस भी करो, ढूंढेंगे तुम्हें भी कोई अच्छा सा। मरियम आंखों में शरारत लिए आयशा की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोगों ने ढूंढना है। मेरी सिर्फ 3 दोस्तें थीं और तीनों ने शादी करवा ली, और मेरे बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। आयशा मरियम की तरफ देखती चलकर बोली, अच्छा, तो तुम्हें शादी करवानी है क्या? अलीसा उसे मज़ीद छेड़ते हुए बोली, नहीं यार, इसके डायरेक्ट कुल ही होंगे और इसका मकबरा बनेगा द मोस्ट पॉपुलर मकबरा अस आयशा। मरियम हाथों से उसके मकबरे का नक्शा खींचते हुए बोली तो अलीसा और इफ्रा कहका लगाकर हंसी, जबकि आयशा ने खूनखार नजरों से मरियम को घूरा था। मनूस औरत, तुम्हारी जुबान जल जाए, तुम्हारे बच्चे काले पैदा हों। जैद भाई तुम्हें मुंह दिखाई न दे, तुम अपनी सास के लिए खाना बनाओ और उन्हें पसंद ना आए, तुम बाहर घूमने निकलो, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, तुम्हारा खाना कोई और खा जाए, तुम सो रही हो, तुम पर चुपकली आ गिरे, तुम नहाने जाओ तो तुम्हारे मुंह में साबुन चला जाए। आयशा हाथ हिला हिलाकर मरियम को बद्दुआएं दे रही थी, जबकि मरियम का तो सदमे से ही मुंह खुल गया था और दूसरी तरफ दुल्हन बनी अलीसा और इफ्रा हंसी से लोटपोट हो रही थी। उनका हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी दोस्त को ऐसे बोल रही हो? मरियम आयशा को घूरते हुए बोली, क्यों, तुम्हें आई थी जब तुम मेरा मकबरा बनवा रही थी? आयशा भी उसी के अंदाज से बोली, अच्छा अच्छा, बस कर दो तुम दोनों, अब लड़ने मत लग जाना। और तुम, अलीसा आयशा की तरफ इशारा करते हुए बोली, करती हूँ मैं तुम्हारा भी कोई इंतजाम। अलीसा आयशा की तरफ देखते हुए बोली, हे सच्ची, क्या करोगी तुम?
आयशा चहक कर बोली तो उन तीनों ने उसे घूर कर देखा। जो करूंगी वो तुम्हें ही पता चल जाएगा, फिलहाल तुम अपना मुंह बंद रखो। अलीसा उसे टपकते हुए बोली तो किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह आयशा ने अपने होंठों पर उंगली रखी, जिसे देखकर अलीसा मुस्कुरा दी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मुक्सिम जो लॉन के इंतजामात देख रहा था, उसे अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उससे मुड़कर पीछे देखा तो उसको उसके सामने सबा खड़ी थी। उसे देखते ही मुक्सिम के माथे पर पल नुमादार हुए। वालेकुम सलाम। ठीक हूँ मैं। मुक्सिम संजीदगी से बोलता। दोबारा रुख बदल गया। इशारा साफ था कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। आप तो बहुत खिंचे खिंचे रहने लगे हैं। शादी क्या करवा ली? आप अपने रिश्तेदारों को ही भूल गए हैं। मैं शादी में नहीं आ सकी अम्मी की तबीयत की वजह से, मगर आज आने का मौका मिल गया है। सबा उससे मज़ीद मुखातिब होना चाहती थी, इसलिए इधर उधर की बातें सोचने लगी। पहली बात लड़की, मैंने बोला था मुझे भाई बोलकर मुहातिब किया करो। दूसरी बात, मेरी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, जो है तुम्हारे वालदेन तक है। और अब दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं नरमी से तो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। मुस्लिम सबा से संजीदगी से बोलता आगे बढ़ गया, जबकि सबा तो चल नहीं गई। तुम मेरा ख्वाब थे मुक्सिम मीर अहमद। इतनी जल्दी तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। और जिससे तुम्हें मुझसे छीना है, उसका जीना हराम नहीं किया तो मेरा नाम भी सबा नहीं। वो मुक्सिम की पूछ को देखते हुए बोली, जबकि उसकी आंखों में साफ मक्कारी दिखाई दे रही थी। शर्म कर थोड़ी साले। हम दूल्हे होकर इतना काम कर रहे हैं और तू दोस्त होकर यहाँ बैठा मुंह फाड़ फाड़ कर कभी कुछ ठोस रहा है और कभी कुछ। जहाँ सेब सैद को घूरते हुए बोला, जो कुर्सी पर आराम से बैठा सामने टेबल पर रख के समोसे खा रहा था। वो जब से आया सिर्फ एक ही ये काम सर अंजाम दे रहा था, और वो था खाने का। तो क्या करूं यार, मेरे यारों की शादी की मुझे खुशी ही इतनी है कि मुझसे कोई काम नहीं किया जा रहा। जैद अपने मुंह में पकोड़ा डालते हुए बोला। नहीं तो मतलब तू यहाँ 4 घंटे बैठा सिर्फ खाने के लिए आया है? मुक्सिम को भी अब तेवरी चढ़ गई थी। नहीं यार, खाने नहीं, खाने के साथ साथ तुम दोनों को काम करता देखने आया हूँ। जैद उन्हें आंख दबाते हुए बोला तो वो दोनों ही दांत कचकचाते रह गए। उठ यहाँ से वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। मुक्सिम जैद को गर्दन से पकड़ते हुए बोला। अरे यार, गर्दन तो छोड़ मेरी, तोड़नी है क्या? जैद अपनी गर्दन छुड़वाते हुए बोला। अगर तू अब मुझे बैठा हुआ या खाता हुआ दिखाई दिया तो मरियम को आज बेवा होने से कोई नहीं बचा सकेगा। मुक्सिम उसे घूरते हुए बोला और जहाँ जैद बैठा था वहाँ खुद बैठ गया। वो साथ वाली कुर्सी पर जहाँ से परचुमान हो गया। सालो, मेरा मतलब भाई लोगों, तुम लोग आराम से बैठ गए हो, मैं अकेला मस्कीन क्या करूँगा? जैद पहले तो जोश में बोला, मगर उन दोनों को घूरता देखकर फौरन शराफत की लाइन पर आया। चल जाकर उन फूल वालों के पास खड़ा हो और उसे देख के वो कहाँ सही कर रहा है कि नहीं। जहाँ से उसे सामने का रास्ता दिखाते हुए बोला तो जैद मस्कीन सी शक्ल बनाते उस तरफ चल दिया। अब उनकी बात तो उसे माननी ही थी, वरना आज मरियम को बेवा होने से कोई नहीं बचा सकता था। रिसेप्शन के तमाम इंतजामात हो चुके थे और मेहमान भी आने लग गए थे। बीजान ने मुक्सिम और जहांसेब को उनके कमरों में तैयार होने के लिए भेजा था। मुक्सिम कमरे में दाखिल हुआ तो ड्रेसिंग टेबल के सामने अलीसा खड़ी चुपकर दराज से कुछ ढूंढ रही थी, जबकि मुक्सिम की तरफ उसकी पीठ थी, मगर उसका सजा सजा रूप पीछे से ही जाहिर हो रहा था। मुक्सिम को अंदाजा था कि सामने से देखने पर वो जरूर जानलेवा हद तक खूबसूरत लग रही होगी। मुक्सिम चलता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और नरमी से उसे अपने हजार में ले लिया। क्या ढूंढ रही हो बेगम? मुक्सिम उसके कुछ ढूंढते हुए हाथों की तरफ देखते हुए बोला, जो मुसलसल चीजें आगे पीछे करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरा फोन नहीं मिल रहा। अलीसा मुक्सिम के अचानक आ जाने पर घबरा कर बोली। तुम्हारा फोन यहाँ नहीं है। मुक्सिम अलीसा के आगे खुला दराज बंद करते हुए बोला। फिर अलीसा अपना रुख मुक्सिम की तरफ करते हुए बोली तो मुक्सिम तो उससे देखता ही रह गया। अलीसा मुक्सिम के पसंद के पिंक कलर की मैक्सी में मलबूस साथ नॉर्मल सी ज्वेलरी, गले में सफ़ेद चमकता नेकलेस पहने, बालों का एक साइड से खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाए, नॉर्मल मेकअप किए नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। क्या हुआ? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली, जो कब से यकटक से उसे ही देखे जा रहा था। मीर। मुक्सिम को जवाब न देते देखकर उसे दोबारा उसे मुहातिब किया। जाने मीर, आज मारने का इरादा है क्या? मुक्सिम उसके माथे को लबों से छूते हुए बोला। ये क्या बोल रहे हैं आप? उसके मरने का बोलने पर अलीसा तो जैसे तड़प ही उठी थी। मैं क्या बोलूं बेगम, मुझे तो आज अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं तुम्हें बोलूं क्या। मुक्सिम उसे जान निसार नजरों से देखते हुए बोला। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। मुक्सिम उसके माथे को दोबारा लबों से चूमते हुए बोला,
तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अलीसा को कहीं खुद में छुपा ही दे, जिससे कोई और देख ही ना सके। आप ठीक हैं? अलीसा को तो समझ नहीं आ रही थी कि मुक्सिम ऐसे क्यों कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी जान, तुमने मुझे मरीज इश्क बना दिया है। मुक्सिम उस गाल पर लब रखते हुए बोला, जबकि मुक्सिम को ऐसे बोलता देखकर अलीसा को अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुक्सिम की बातें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। अब तैयार हो जाए, नीचे सब मेहमान आ गए हैं, देर हो जाएगी। अलीसा ने उसे याद दिलाना चाहा कि आज उसका रिसेप्शन है और सब मेहमान नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं। जबकि अलीसा की बात सुनते मुक्सिम ने एक नज़र भरकर अलीसा को देखा और फिर मोहब्बत से दोबारा उसका माथा चूमते अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उफ अल्लाह, इन्हें क्या हो गया था? अलीसा अपने दुखते गालों पर अपने सर्द हाथ रखती हुई बोली। उसे आज मुक्सिम का रवैया बहुत अजीब सा लगा था, बिल्कुल दीवाना दीवाना सा। और ये सच भी था, वो वाकई में उसका दीवाना हुआ पड़ा था। जहाँ सैफ अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर इफ्रा बैठी अपनी कलाइयों में चूड़ियां पहन रही थी। जबकि इफ्रा को देखते ही जान के कदम वहीं थम से गए थे। वो जान की ही पसंद के एक ग्रे मैक्सी में मलबूस हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने नॉर्मल मेकअप किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिसेस, क्या इरादे हैं आज आपके? बंदा बशर हूँ, अपने होश खो भी सकता हूँ। जहांसेब उसके पास बैठा उसके हाथों से चूड़ियां लेते हुए बोला, जबकि जहांसेब के अचानक अपने करीब बैठने पर वो बुखला सी गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो आज। जहांसेब उसकी कलाइयों में खुद चूड़ियां पहनाते हुए बोला, आप तैयार हो जाएं, वक्त गुजर रहा है। इफ्रा ने उसे वक्त का एहसास दिलाना चाहा। चलो, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। जहांसेब बोलता उठ खड़ा हुआ और फ्रेश होने चला गया। जबकि इफ्रा उठती अलमारी से जहांसेब का ड्रेस निकालने लगी जो उसे रिसेप्शन के लिए पहनना था। ड्रेस निकाल कर इफ्रा ने बेड पर रखा और खुद भी बेड पर ही बैठ गई। वो जहांसेब का इंतजार करने लगी। तमाम मेहमान आ चुके थे और इस वक्त सब दोनों कपल्स का इंतजार कर रहे थे। वहां पर मौजूद तमाम लाइट्स एक दफ़ा बंद हुई थीं और अब सिर्फ एक लाइट जली थी जिसका फोकस सामने की तरफ था, जहां से अलीसा और मुक्सिम की एंट्री होनी थी। अलीसा दोनों हाथों से मुक्सिम का बाजू पकड़कर संभलती चलती हुई आ रही थी, क्योंकि उसने आज हील पहनी थी जिसकी वजह से उसे चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। मगर उसका हल भी मुक्सिम के पास मौजूद था, इसी वो अलीसा को सहारा दिए अपने साथ लेते चलता हुआ आ रहा था। लॉन में कदम रखते ही अलीसा और मुक्सिम पर फूलों की बारिश हुई थी। साथ ही सॉन्ग प्ले हुआ था, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी मंजिलें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये चाहूं, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। उस रोमांटिक चलते सॉन्ग के साथ उन पर स्नोफॉल की बारिश भी होने लगी। जबकि ये सब देखते अलीसा तो खुशी से बेहाल हो रही थी, क्योंकि ये तो उसका सिर्फ ख्वाब ही था कि वो ये सब देख सके। लेकिन मुक्सिम मीर अहमद एक वो वाही शख्स था जो अलीसा की हर ख्वाहिश को उसके बोलने से पहले जानता भी था और समझता भी था और पूरी करने की सलाहियत भी रखता था। मुक्सिम ने अलीसा का हाथ छुड़वाते चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था, जबकि अलीसा ताज्जुब सबसे देख रही थी कि अब वो क्या करने वाला है। मुक्सिम घुटनों के बल झुका और अपने कोट में से एक गुलाब का फूल निकाला और अलीसा की तरफ बढ़ाया। ये सब देखते ही पूरे लॉन में सबकी हाँक शुरू हो गई थी, जबकि अलीसा आंखें फैलाए मुक्सिम की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती थी मगर ये नहीं कर सकती थी जो वो कर रहा था। खुद को यकटक देखते मुक्सिम ने अलीसा को फूल लेने का इशारा किया तो अलीसा ने भुखलाकर पहले आसपास देखा तो उसे वाज़ह कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सारी लाइट्स ऑफ होने की वजह से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट सिर्फ उन दोनों के वजूद पर ही मरकूज थी। अलीसा ने हाथ बढ़ाकर फूल थाम लिया और उसके फूल थामते ही मुक्सिम की दिलकशी से मुस्कुराया और खड़े होते दोबारा उसके करीब आ गया और उस लाइट के साए में वो दोनों स्टेज तक पहुंचे। स्टेज पर पहुंचते ही तमाम हॉल की लाइट्स ऑन हो चुकी थीं और सबकी तालियों की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। जबकि अलीसा को तो पता नहीं क्यों शर्म सी महसूस हो रही थी। इतने लोगों के दरमियान मुक्सिम को उसे फूल देना रोमांटिक अंदाज में उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था, जबकि मुक्सिम बार बार उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखकर महसूस हो रहा था। बेगम, मैं आगे सब्र के कड़े इम्तिहान से गुजर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रहोगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुक्सिम थोड़ा सा झुककर उसके कान में सरगोशी करता उससे मज़ीद घबराने पर मजबूर कर गया। आप प्लीज़ पीछे हटे, हम रूम में नहीं हैं, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अलीसा ने मुक्सिम को याद दिलाना चाहा कि वो रूम में नहीं है बल्कि अपने रिसेप्शन के फंक्शन में मौजूद हैं। तुम सिर्फ अपने शोहर की तरफ देखो, बाकी सब की तरफ नहीं।
उसकी तरफ झुककर बोला, मीर। अलीसा उसकी तरफ देखती बेबसी से बोली तो मुझसे उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क करता सामने देखने लगा, जहाँ अब इफ्रा और जहांसेब की एंट्री हो रही थी, जबकि दूर मौजूद दो आंखें उन दोनों को नफरत और हसद की नज़र से देख रही थी। उन नजरों में बेतहाशा हसद थी, और ये दो आंखें किसी और की नहीं, सबा की ही थी, जो अलीसा को बर्बाद करने के इरादे लिए हवेली में आई थी। इफ्रा जहांसेब की आमरा चलती हुई आ रही थी, जबकि उन पर भी स्नोफॉल की बारिश हो रही थी। साथ ही सॉन्ग भी चल रहा था, सोई सोई पलकों पे चल के मेरे सपनों के खिड़की पे है आ गया, आते जाते मेरे दिल के वो हाथों में ये हाथ पकड़ा गया, प्यार का लफ्ज़ों में रंग है प्यार का, बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे, बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे। उस गाने के चलते जहांसेब ने इफ्रा का हाथ पकड़कर उससे गोल घुमाया था, जबकि इफ्रा शौक से कैफियत में जहांसेब की तरफ देख रही थी। जहांसेब इफ्रा का हाथ पकड़ता उसे लेकर स्टेज पर आया। वो एक बार फिर चारों तरफ तालियों की आवाज़ गूंजी, जबकि वहाँ पर मौजूद इफ्रा के वालदेन और लीसा के वालदेन अपनी बेटियों को इतना खुश देखकर खुशी से निहाल होने के दर पे थे। उनके मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकल रहा था, और ये दुआ निकल रही थी कि अल्लाह पाक उनके बच्चों को हमेशा एक साथ खुश रखें और सलामत रखें। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अहमद और अली स्टेज पर जाते ही अलीसा मुहसिन की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली, जबकि अलीसा की तो पूरी की पूरी आंखें ही खुल गई उन्हें खुद को भाभी बोलता देखकर। नालायको, भाभी नहीं हूं मैं, तुम लोगों की इतनी जल्दी रिश्तेदारी भी बदल ली। अलीसा उन दोनों को घूरते हुए बोली। वो भाभी। अलीसा की तरफ देखते हुए अली बोला, शट अप। उसे दोबारा भाभी बोलता देखकर अलीसा फौरन चिढ़कर बोली, मेरा मतलब है आप ही जान, हमें भाई ने बोला था कि हम आपको कभी कभी भाभी बुला लिया करें, क्योंकि भाई हमारे भाई हैं, इस लिहाज से आप हमारी भाभी भी लगती हैं। अली ने उसे तफसीली रिश्तेदारी समझाई। अली की बात सुनकर अलीसा ने एक दफ़ा घूर कर मुकसिम की तरफ देखा, जो अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था, और फिर अली और अहमद से मुखातिब हुई, अगर अब तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे भाभी बोला ना, तो तुम दोनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा, मेरी ये बात याद रखना। अलीसा उन्हें उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोली, जबकि अलीसा को गुस्सा करते देखकर उन दोनों ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था, यानी अब तो वो ये हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी बहन के हाथों मरना बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्या हुआ आप ही, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? आसिम अलीसा के करीब आते हुए बोला, तो अलीसा का गुस्सा एक सेकंड के अंदर खत्म हुआ था। कुछ नहीं, तुम कैसे हो? अलीसा आसिम के गले मिलते मुस्कुराते हुए बोली, जबकि मुहसिन देखता ही रह गया कि कैसे वो एक सेकंड में अपने भाई को देखते ही सारा गुस्सा भूल चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही, मैं तो ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? आसिम अपनी बहन की पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उमर कहाँ है? अलीसा की नजरें अब उमर को तलाश कर रही थीं। वो देखें, आप भाई मामा और बाबा के साथ इधर ही आ रहे हैं। आसिम दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला, जहाँ सरदार साहब आमना बेगम और उमर के साथ उनकी तरफ ही चलते हुए आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अलीसा बोलती फौरन ही सरदार साहब के गले लग गई। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बच्चा, ठीक हो ना? सरदार साहब अलीसा की पेशानी चूमते हुए बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीसा सरदार साहब से बोलती आमना बेगम से मिलने लगी। और सुनाओ बरहुदार, कैसे हो? सरदार साहब मुहसिन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तो वो भी मुस्कुराकर खुशदिली से उनसे मिला, और अब वो लोग अपनी ही बातों पर मसरूफ हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ उन पांचों बहन भाइयों की छोटी मोटी नोकझोंक चल रही थी। अलीसा ने देखा कि इफ्रा अकेली स्टेज पर बैठी है, जबकि जहांसेब उसके पास मौजूद नहीं था, तो अलीसा अपने भाइयों को लेती उसके पास चली गई, और उन्हें एक साथ देखते मरियम और आयशा भी उन्हीं के साथ जाकर बैठ गई। अब मंजर ये था कि स्टेज पर वो सब अपनी बातों में इस कदर मसरूफ थे कि उन्हें ये होश ही नहीं था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहमान उन्हीं के फंक्शन को अटेंड करने आए हैं, जबकि उन्हें तो ऐसे लग रहा था जैसे फंक्शन उनका नहीं किसी और का हो, और रिसेप्शन पे ये किसी और के आए हों, क्योंकि जहांसेब भी गायब था और मुकसिम भी। जहांसेब और मुकसिम लॉन में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि स्टेज पर पूरा ग्रुप बनाए बैठे वो लोग बातों में मसरूफ हैं। अलीसा, जो कि दूसरे सोफे पर बैठी थी, उससे आसिम खाना खिला रहा था, जबकि उमर और अहमद खाना खाते हुए उससे पता नहीं कौन सी बातें करने में मसरूफ थे, और दूसरी तरफ इफ्रा के सामने अली बैठा हुआ था, और उसके दाएं बाएं मरियम और आयशा मौजूद थी। अली इफ्रा से पता नहीं कौन से सवालात कर रहा था, जिसके इफ्रा मुस्कुराकर फौरन जवाब दे रही थी, और साथ वो लोग खाना खा रहे थे। ओए, ये तेरा साला मेरी बीवी से कौन से सवाल जवाब कर रहा है?
जहांसेब सामने देखते हुए हैरत से बोला। मुझे क्या मालूम, खुद जाकर पूछ। मुहसिन जहांसेब से बोलता अलीसा की तरफ बढ़ गया, जबकि जहांसेब भी उसके पीछे ही था। हम लोग कुछ देर के लिए मंजर से गायब क्या हुए? तुम लोगों ने तो हमारी बीवी पर कब्जा ही कर लिया। मुहसिन उस ग्रुप को देखते हुए बोला। बस देख ले, अब हम अपनी बहनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। उमर उन दोनों की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोला। चलो फिर शाबाश, उठो। अब हम आ गए हैं तो तुम लोगों की फेवर की जरूरत नहीं। मुहसिन उन्हें उठने का इशारा करते हुए बोला। नहीं, अब तो हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि अब आपको भी हमें ज्वाइन कर ले। आसिम उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। जी हाँ, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, आपने बैठना है तो बैठे। अलीसा मुहसिन की तरफ देखती हुई बोली। वरना आप जा सकते हैं। अब की बार इफ़रा बोली तो जहांसेब ने हैरत से इफ़रा की तरफ देखा और फिर मजबूरन उन्हें उनके ग्रुप का हिस्सा बनना ही पड़ा। मुहसिन सीधा जाकर अलीसा के साथ ही बैठा था, जबकि जहांसेब को देखते आयशा उठकर मरियम के साथ बैठी थी ताकि जहांसेब बैठ सके। आयशा के उठते ही जहांसेब चलता इफ़रा के साथ जुड़कर बैठ गया। आप ही बताएं ना, आपने भाई को पहली बार कब देखा था? अली इफ़रा की जानिब देखते हुए बोला। मैंने पहली बार मुझे नहीं याद कि मैंने पहली बार इन्हें कब देखा था, लेकिन ये तो मेरे घर में ही रहते थे, इसलिए मैंने इन्हें रोज़ ही देखा हुआ है। इफ़रा अली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। ओह, अच्छा। अली समझने वाले अंदाज में सर हिला गया। और भाई आपने? इस बार अली ने जहांसेब से पूछा। बेटा, जब ये पैदा हुई थी मैंने इसे तभी देख लिया था, और फिर इसे हमेशा देखता ही आया हूँ। अब आगे भी सारी जिंदगी इसी की शक्ल को देखना है। जहांसेब अली की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोला, तो उसकी आखिरी बात सुनकर इफ़रा ने उसे घूरा, जबकि सबने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। तो कोई एहसान नहीं करना आपने देखकर, मैंने भी आपकी शक्ल शरीफ सारी जिंदगी ही देखनी है। इफ़रा भी बेनियाजी से बोली। मिसेस, अपनी शक्ल शरीफ तो मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, बस कुछ देर सब्र करो। जहांसेब झुकते उसके कान में सरगोशी करता है। उसका खून होश कर चुका था। बेगम, शोहर यहाँ भूखा बैठा है। शोहर की आपको जरा परवाह नहीं, और कैसे सुकून से बैठकर आप खाना खा रही हैं। कुछ तो ख्याल करो यार। मुखसिम झुकते हुए लीसा के कान में हल्की आवाज से बोला। तो आप भी खा लें, मैंने आपको मना थोड़ी किया है। लीसा उसके सामने पड़े खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली। ऐसे तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुखसिम पीछे सोफे से टेक लगाते हुए बोला। फिर? अलीसा उसकी तरफ सवाली नजरों से देखते हुए बोली। खाना तो एक ही सूरत में खाऊंगा, अगर तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाओगी तो आज तुम्हारा शोहर खाना खा ही लेगा, और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मुझे भूखा रहने में कोई मसला नहीं। मुखसिम अलीसा की जानिब देखते हुए लापरवाही से बोला। मैं कैसे सबके सामने? अलीसा इधर उधर देखते हुए बोली, जबकि उनके पास से उमर अहमद और आसिम उठकर इफ्रा और जहांसेब के पास जा चुके थे, और अब वो पूरी टीम बातों में मसरूफ थी, जबकि ये दोनों उस सोफे पर बिल्कुल अकेले बैठे थे। ये तो तुम्हारे हाथ में है बेगम, कि तुम्हें इन लोगों की परवाह है या अपने शोहर की। मुखसिम अब उसका सब दसवा रहा था। मीर, यहाँ नहीं प्लीज़, मैं आपको रूम में खिला दूंगी, पक्का वादा। अलीसा मुखसिम से वादा करती बोली, तो मुखसिम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि वो तो सिर्फ उसे तंग कर रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि वो सबके सामने उसे खाना खिलाए और सबकी नज़रों में आने का बायस बने। जो भी हो, उसे अपनी इज्जत से ज़्यादा अलीसा की इज्जत ज़्यादा अजीज थी, और वो समझ रही थी कि मुहसिन बिल्कुल सीरियस है, और अगर उससे वाकई मुहसिन को खाना ना खिलाया तो उसे बुरा लगेगा, या फिर वो अलीसा से नाराज़ हो जाएगा। उसकी मासूम सी सोच पर मुहसिन को बेख्तियार प्यार आया। मुहसिन ने अलीसा की तरफ देखा, जो इल्तिजाइया नज़रों से उसी की तरफ देख रही थी। चलो ठीक है बेगम, इतनी फेवर तो कर ही सकता हूँ। मुहसिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते बोला, तो अलीसा भी मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों, मगर अब उसे ऐसे लगता था जैसे मुहसिन उसकी कभी कोई बात नहीं डालेगा, और अब तक होता भी ऐसा ही आया था। वो उसकी कोई बात नहीं डालता था, बल्कि वो खुशी खुशी उसकी बात मानने को हर वक्त तैयार रहता था। ओके, थैंक यू। अलीसा मुहसिन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, तो वो भी मुस्कुरा दिया। फंक्शन अपने इख्तिताम पर पहुंचा तो सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए, जबकि हवेली में रुकने वाले तमाम अफराद अपने अपने कमरों में रवाना हो चुके थे। वैसे भी अब रात के 12 बज रहे थे, तो सबके सोने का वक्त था। रात के 12 बजे अलीसा वलीमे की ड्रेस में खड़ी किचन में मुहसिन के लिए खाना गर्म कर रही थी। पाकोल उसके उसे अपना वादा बहुत अच्छे से याद था। खाना गर्म करके उससे एक ट्रे में रखा और कदम कमरे की जाने बढ़ाए। अलीसा कमरे में दाखिल हुई तो देखा मुहसिन कमरे में मौजूद नहीं था। खाने की ट्रे टेबल पर रखी, उससे घड़ी की तरफ देखा जो रात के 12 बजा रही थी। फिर एक बार बैल्कोनी की तरफ देखा, जहाँ पर आसमान पर चांद सितारे पूरे आबोताब से चमक रहे थे। अलीसा ने एक कदम चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ाए और कपड़े चेंज करने चली गई, क्योंकि अब तो उसे भी थकावट महसूस होने लगी थी।
मुक्सिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीसा उसे कमरे में नहीं दिखाई दी, जबकि सामने टेबल पर खाने की ट्रे देखकर उसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो जानता था कि उसकी शहजादी अपना वादा ज़रूर पूरा करेगी, मगर वो थी कहाँ? उसकी बेकरार निगाहों ने अलीसा को ढूंढा। जब वो चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोलती बाहर आती हुई दिखाई दी, वो अपने बालों से उलझी हुई थी, जो शायद खुल नहीं रहे थे। बालों में लगी हुई पिन्स की वजह से उसे जद्दोजहद में वो इतनी मसरूफ़ थी कि उसे नज़रें उठाकर सामने मोहसिन को देखा ही नहीं था। वो चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने आन खड़ी हुई थी। मोहसिन ने उसे खुद से ऐसे जद्दोजहद करते देखकर अपना कोट उतारते बेड पर रखा और अपने बाजुओं के कफ कोहनियों तक फोल्ड किए चलता हुआ अलीसा के पीछे आन खड़ा हुआ। क्या हुआ? अलीसा को अपने बिल्कुल पीछे से मुक्सिम की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी तो उसे झटके से सर उठाकर आईने में देखा, जहाँ मुक्सिम बिल्कुल उसके पीछे खड़ा शौक नजरों से उसे ही देख रहा था। वो ये खुल ही नहीं रही। अलीसा अपने सर में लगी पिंस की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो मुक्सिम ने उसके हाथ उसके बालों से हटाते हुए उसकी पिंस निकालने लगा। ड्रेस क्यों चेंज कर लिया इतनी जल्दी? मुक्सिम उसके बालों से पिंस निकालते हुए बोला, वो मुझे चुभ रहा था और गर्मी भी लग रही थी और मैं थक भी गई थी, और आप रूम में भी नहीं थे और मुझे लगा कि आप शायद लेट आएंगे, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। अलीसा ने मुक्सिम को पूरी तफसील बताई। अपने ही वलीमे की रात को कौन बेवकूफ़ अपनी बीवी को अकेला छोड़ता है? मुक्सिम उसके बाल उसके कंधे से हटाकर दूसरे कंधे पर करते हुए बोला, क्योंकि सारी पिंस वो निकाल चुका था, जिसकी वजह से उसके बाल खुलकर उसके कंधों पर फैल चुके थे। वो आपका खाना। उसकी बेबाक बातों से बचने के लिए अलीसा ने उसे याद दिलाया कि वो उसके लिए खाना लाकर रख चुकी है। चलो। मुक्सिम उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला और फिर उसका हाथ थामते सोफे पर ले आया। चलो खिलाओ। मुक्सिम ट्रे अलीसा के आगे रखता हुआ बोला, तो अलीसा ने कंफ्यूज होते एक निवाला तोड़ा और मुक्सिम की तरफ बढ़ाया। ऐसे नहीं। मुक्सिम बोलता उसके कमर में हाथ डाले एक झटके से उसे अपने बेहद करीब कर चुका था, जबकि मुक्सिम की इतनी नज़दीकी से अलीसा बुखला ही गई थी। बहुत हिम्मत करके अलीसा ने निवाला मुक्सिम के मुंह के करीब किया, तो मुक्सिम ने उसकी आंखों में झांकते मुंह खोलते निवाला अपने मुंह में डाल लिया। 2 से 3 निवाले अलीसा के हाथ से ही खाने के बाद मुक्सिम ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा और अब अपने हाथ से एक निवाला बनाकर उसके मुंह के करीब किया, जबकि अलीसा ने हैरत से मुक्सिम की जानिब देखा। मैं तो खा चुकी हूँ, आप खाएं। अलीसा मुक्सिम की जानिब देखते हुए बोली। मैं जानता हूँ कि तुमने कितना खाया है और कितना नहीं। अब आराम से मेरे साथ खाना खाओ, वरना मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। मुक्सिम उसके मुंह में नवाला डालते हुए बोला, तो अलीसा को मजबूरन उससे निकलना ही पड़ा। मुक्सिम जानता था कि अलीसा ने ठीक तरह से खाना नहीं खाया। जब मुक्सिम ने उससे बोला था कि जब तक वो उसे अपने हाथों से नहीं खिलाएगी वो खाना नहीं खाएगा, तभी अलीसा ने भी खाना छोड़ दिया था। और उससे पहले जो 2-3 निवाले उसने आसिम के हाथ से खाए थे, वो ये भी जानता था कि उसने सिर्फ यही खाया है, उसके अलावा उससे कुछ भी नहीं खाया। मुक्सिम खाना खाने के बाद अपने कपड़े लिए फ्रेश होने चला गया, जबकि अलीसा ने बर्तन समेटे और साइड पर रख दिए और अब वह बैल्कनी में आ गई थी, क्योंकि उसे वहाँ का मंजर बहुत हसीन लग रहा था। वहाँ पर बड़े काउच पर बैठी अलीसा आसमान पर चमकते चांद को देखने लगी। मुक्सिम चेंज करके आया तो उससे अलीसा बैल्कनी में बैठी हुई दिखाई दी। मुस्कुराता हुआ वो भी बैल्कनी में आ गया। क्या देख रही हो बेगम? मुक्सिम उसके साथ सोफे पर बैठते उसे अपने हाथ सार में लेते हुए बोला, तो अलीसा ने उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो मुक्सिम मुस्कुराया। ये मुकम्मल कितना खूबसूरत लगता है। अलीसा चांद की तरफ देखते हुए बोली, जो पूरा गोल था और चमकता हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाँ, बिल्कुल जैसे मैं और तुम मुकम्मल इतने खूबसूरत लगते हैं, वैसे ही ये चांद भी उतना ही खूबसूरत लगता है। मुक्सिम उसके गाल पर शिद्दत से लब रखते हुए बोला, हम इस चांद की तरह हैं। अलीसा की नसें अभी भी चांद की तरफ नहीं थी, जबकि वो सवाल मुक्सिम से कर रही थी। हाँ, हम बिल्कुल इस चांद की तरह हैं, जो कभी टूट नहीं सकता, हमेशा ऐसे ही मुकम्मल रहता है। बेशक उसे मुकम्मल होने में 1 महीना लगता है, लेकिन ये कभी टूटता नहीं है और ना ही ये 2 हिस्सों में बँटता है। तुम और मैं भी इसी तरह हैं, ना तो हम कभी भी जुदा होंगे और ना ही 2 हिस्सों में बटेंगे। मुहसिन भी चांद की तरफ नजरें टिकाता हुआ बोला, इंशाल्लाह। अलीसा के मुंह से बेख्तियार निकला था, जबकि शायद वो ये तो भूल ही गई थी कि वो किसके हसार में कैद है। अलीसा के इंशाल्लाह बोलने पर मुहसिन ने झटके से उसकी तरफ देखा था। आज वो मुहसिन को मुकम्मल यकीन हो गया था कि अलीसा भी उससे मोहब्बत करती है, क्योंकि उससे कभी एहसार नहीं किया था, मगर आज उसकी आंखों में साफ वाज़ह था कि मुहसिन उसके लिए क्या है और ये रिश्ता उसके लिए क्या है। अब ज़रा बेगम इस चांद से नज़रें हटाकर अपने शोहर की तरफ भी देख लें। मुहसिन ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, तो अलीसा ने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। अलीसा के देखने की देर थी
कि मुक्सिम 1 मिनट की भी देर किए बगैर उसकी सांसों को अपनी कैद में ले चुका था। जबकि मुक्सिम की अचानक की हरकत पर अलीसा ने मुक्सिम की शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। उसके लम्स में आज भी वही शिद्दत, वही जुनून था जो अलीसा ने कुछ दिन पहले महसूस किया था। अलीसा को अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। उससे मुक्सिम के कंधे पर हाथ मारकर उसे रोकना चाहा तो मुक्सिम उसकी रुकती सांसें महसूस करता, उसके लबों को आज़ादी बख्श गया और भागौर उसका चेहरा देखने लगा जो सुर्ख चेहरे से लंबे लंबे सांस लेती उसी के सीने से सर टिका गई थी। मुक्सिम ने उसके चेहरे से नसें हटाते उसकी गर्दन पर रख रखे थे, जबकि उसकी इस इशारत पर अलीसा पर कपकपाहट तारी हुई थी। मुक्सिम ने नरमी से अपने पासों में उठाया और कदम बेड की जाने बढ़ाए, जबकि अलीसा बस उसके सीने में मुंह छुपाए हुए थी। मुक्सिम ने उसे लाकर फूलों की नर तरह नरमी से बेड पर लिटाया और अपनी शर्ट के बटन खोलता दूर उछाल चुका था, जबकि अलीसा से अपनी पलकों का भार उठाना बेहद मुश्किल हो चुका था। मीर प्लीज, अलीसा ने उसे रोकना चाहा जो झुकते हुए उसकी गर्दन पे लपक चुका था। जाने मीर। मुक्सिम खुमार भरी आंखों से अलीसा को बहके हुए लहजे में बोलता उसकी सांसें दोबारा कैद कर चुका था, जबकि अलीसा का इनकार वहीं का वहीं रह गया था। झांसेब कमरे में दाखिल हुआ तो इफ्रा को कंबल में घुसे सोते पाया। उसे सोता देखकर झांसेब को तपी चढ़ गई। मतलब उसे बोलकर भी क्या था कि सोना मत, और वो जानबूझकर सो भी गई थी। झांसेब ने अपना कोट उतारकर साइड पर रखा और चलता हुआ उसके सर पर आन खड़ा हुआ। मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, मुझसे छुपने का कोई फायदा नहीं, और ना ही तुम मुझसे बच सकती हो। इससे शराफत से खुद ही उठकर बैठ जाओ, वरना अगर मैंने उठाया तो तुम्हें मेरा तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। झांसेब उसके सर पर खड़ा संजीदा लहजे में बोला, जबकि कंबल के अंदर जागती इफ्रा ने सख्ती से अपनी आंखें मीची थीं। उससे अब अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस होने लगा था कि उससे ये सोने का ड्रामा क्यों किया। अगर झांसेब को अब यकीन हो गया कि वाकई ही उससे ये ड्रामा किया है तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम उठ रही हो या मैं अपने तरीके से उठाऊं? झांसेब उससे आखिरी दफ़ा वार्न करते हुए बोला। इफ्रा फिर भी टस से मस न हुई। ठीक है, फिर तुम ऐसे नहीं मानोगी। झांसेब ने बोलते अपने पैरों को जूतों से आज़ाद किया और वट पर चढ़कर एक झटके से उसकी साइड से कंबल को खींचते उसे अपने मजबूत शिकंजे में घेर चुका था, जबकि इफ्रा जो आगे ही खौफ से बेहाल हुई पड़ी थी झांसेब की अचानक इतने नज़दीक आने पर, और घबरा गई। प्लीज़ छोड़े, नींद आ रही है, मुझे सोना है। इफ्रा अपना आप झांसेब की कैसे छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। ये तो अब नामुमकिन है मिसेस। तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने बोला था ना कि सोना मत। झांसेब उसे मज़ीद नज़दीक करते हुए बोला, जबकि उसकी झुलसी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती इफ्रा की जान पर बन रही थी। तो आप ही इतना लेट आए हैं, मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई। अब आप मुझसे गिला क्यों कर रहे हैं? इफ्रा को अचानक याद आया कि झांसेब भी तो लेट आया था, इसलिए वो सारे का सारा मलबा उसके सर पर डाल गई। मैं लेट आऊं या जल्दी, तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारा फर्ज है कि मेरी हर बात मानो, और जब तक मैं कमरे में आ ना जाऊं तब तक तुम सो मत। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ है। मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया, तुम तो सोने की तैयारियां पकड़ ली। झांसेब उसे घूरते हुए बोला, मतलब अब अगर आप सारी रात कमरे में नहीं आएंगे तो मैं सारी रात नहीं सोऊंगी, सारी रात आपका जाकर इंतजार करूंगी। इफ्रा झांसेब की तरफ सवालिया नजरों से देखती बोली। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा फर्ज है और तुम्हें ये पूरा करना ही पड़ेगा। वैसे तो ऐसा मुमकिन नहीं मैं सारी रात अपनी बीवी से गाफिल रहूं, लेकिन कभी अगर ऐसा हो भी गया तो तुम्हें जागना ही पड़ेगा मिसेस, क्योंकि ये मेरा हुक्म है और तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। और अगर तुमने ना माना तो। झांसेब बोलता हुआ एकदम से उस पर हावी हुआ था, जबकि इफ्रा ने सख्ती से आंखें मीच ली थीं। तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा, जिसका तुमने सोचा भी नहीं। झांसेब उसके कपकपाते लबों पर नसें जमाता हुआ बोला और अगले ही पल उन पर झुक गया, जबकि इफ्रा बेड की चादर को जोर से अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। सांसों की मुंतकिली का दौरानिया बढ़ने लगा। इफ्रा ने झांसेब के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश की, मगर वो जरा सा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद झांसेब उसके होंठों को आज़ादी बख्शता पीछे हटा और उसका चेहरा देखने लगा, जो लंबे लंबे सांस लेती अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही थी। यू आर बिकमिंग द पीस ऑफ माई हार्ट एंड आई वॉन्ट दिस पीस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तुम मेरे दिल का सुकून बनती जा रही हो और मुझे ये सुकून सारी जिंदगी के लिए चाहिए। झांसेब उसके कान में सरगोशी करता उस पर झुका और झुकता चला गया, जबकि इफ्रा भी अपने शोहर अपनी मोहब्बत की दस्तरस में सुकून से आंखें मूंद गई थी। इस वक्त सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे जब इफ्रा की खाला ने समरा बेगम को मुखातिब किया। समरा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा रही हूँ और मुझे सबा की फिक्र है कि वो कहाँ रहेगी, मगर सबा के कहना है कि वो इफ्रा के साथ तुम्हारे यहाँ ही रह लेगी। कुछ दिनों की ही बात है, मैं अपना इलाज करवा के आ जाऊँ
फिर सबा को वापस ले जाऊंगी। सबा की वालदा समरा बेगम की तरफ देखती बहुत नरम लहजे में बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सबा हमारी अपनी बेटी है, ये उसका अपना घर है, ये बिल्कुल हमारी बेटियों की तरह है। जैसे हमें इफ्रा और लीसा अजीज हैं, वैसे ही हमें सबा भी अजीज है। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, सबा जितनी देर चाहे यहाँ रह सकती है, उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम आराम से अपना इलाज करवा कर मुतमिन होकर आओ। जवाब समरा बेगम की बजाय बीजान ने दिया था। हाँ, ठीक कह रही हैं बीजान। आप जितनी देर चाहें उतनी देर सबा को यहाँ छोड़ सकती हैं। इसे हम यहाँ कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आप बस जाकर अपना अच्छे से इलाज करवाएं। अब की बार आलिम साहब सबा की वालदा की तरफ देखते हुए बोले, जी ठीक है भाई साहब। वो बोलती मुस्कुरा दी, जबकि दूसरी तरफ अलीसा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि सबा उन्हीं के घर में रहेगी, क्योंकि शुरू दिन से ही उसे सबा कुछ ठीक नहीं लगती थी। अलीसा उसी सोच में डूबी ये भूल ही गई थी कि उसने हाथ में फोर्क पकड़ा हुआ है जिसमें ऑमलेट मौजूद था। जबकि मुक्सिम ने अलीसा की तरफ देखा, जो पता नहीं कौन सी सोच में डूबी हुई थी, मगर हाथ में पकड़ा ऑमलेट खा ही नहीं रही थी। मुक्सिम की आंखों में शरारत चमकी। उससे अलीसा का वही हाथ पकड़कर अपने मुंह के करीब किया और वो ऑमलेट अपने मुंह में डाल दिया। अलीसा हैरत से मुंह खोले मुक्सिम की तरफ देख रही थी कि उससे ये क्या किया है। उसे तो यही समझ नहीं आई, जबकि खुद की तरफ मुसलसल अलीसा को देखता पाकर मुक्सिम ने अपने आगे से ऑमलेट का पीस फोर्क की मदद से उठाया और ज़बरदस्ती अलीसा का मुंह खुलवाते उसके मुंह में डाल दिया। और ये हरकत उससे इतनी अचानक और इतनी तेज़ी से की थी कि कोई भी उसे देख ना सका, जबकि अलीसा हक्की बक्की अभी भी मुक्सिम को ही देख रही थी। बेगम, खा लो इसे, कि ये काम भी मैं सर अंजाम दूं। मुक्सिम चुपते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, तो अलीसा ने फ़ौरन से उसे निकलना चाहा, जो कि उसके गले में अटक गया था, जिससे उसे शदीद खांसी आना शुरू हो गई। उसे खांसा देखकर मुक्सिम ने फ़ौरन से पहले पास पड़ा पानी का गिलास उसके लबों से लगाया था, जबकि 2 घूंट पानी पीने के बाद भी उसकी खांसी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और वहाँ मौजूद तमाम अफराद अब परेशानी के आलिम में अलीसा की तरफ देख रहे थे। क्या हो गया है बच्चा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बीजान फिक्रमंदी से बोली। मुक्सिम अपनी कुर्सी से उठा और लीसा की कमर से हिलाने लगा। उसके ऐसे खांसने पर तो वो भी परेशान हो गया था। फरी, कोई मीठी चीज़ लेकर आओ, फौरन। मुक्सिम इफ्रा की जानिब देखते हुए बोला तो वो जल्दी से उठती भागकर किचन में गई थी, क्योंकि वहाँ कोई मीठी चीज़ मौजूद नहीं थी स्वाय जैम की, जो अलीसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इफ्रा किचन में आई तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लेकर जाए। फिर उससे फ्रिज खोली और उसकी नज़र में फ्रिज में पड़ी एक चॉकलेट पड़ गई। उससे फ़ौरन से पहले वो चॉकलेट निकाली और दोबारा भागती हुई मुक्सिम के पास गई और उसके आगे चॉकलेट पकड़ा दी, जो पकड़ते फ़ौरन मुक्सिम ने उससे उसके पैकेट में से निकाला और थोड़ी सी लीसा की जानी बढ़ाई। मेरी जान, थोड़ी सी ये खा लो, ठीक हो जाएगा। मुक्सिम उसे प्यार से बोलता उसके मुंह में चॉकलेट डालने लगा, जबकि उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि उसके सामने कोई और भी अफराद बैठे उसी को देख रहे हैं। उसे सिर्फ अपनी बीवी की परवाह थी, अपनी मोहब्बत की परवाह थी, जो इस वक्त शदीद खांसी की तकलीफ से गुजर रही थी। थोड़ी बहुत चॉकलेट खाने के बाद अलीसा की खांसी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी, जबकि खांसी की वजह से उसकी आंखों में पानी जमा हो गया था और आंखें लाल अंगारा बन चुकी थीं और चेहरा भी सुर्ख हो चुका था। कुछ बेहतर हुआ? मुक्सिम झुकते उसकी आंखों में आई नमी को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, तो अलीसा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया, जबकि मुक्सिम की इस कदर फिक्रमंदी पर सबने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव था अलीसा के मामले में, और उसकी यही फिक्रमंदी सवा की आंखों में किसी कांच की तरह चुभ रही थी। ठीक हो बच्चे? आलिम साहब अलीसा की जानिब देखते हुए बोले तो अलीसा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया, जबकि उससे अपने गले में शदीद जलन का एहसास हो रहा था। फरी, हम रूम में जा रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का सा बनवा कर लाओ अपनी भाभी के लिए। मुक्सिम इफ्रा की तरफ देखते हुए बोला, जी भाई ठीक है, आप जाएं, भाभी को लेकर मैं बनवा कर लाती हूँ। इफ्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो मुक्सिम भी इस बात में सर हिलाता अलीसा को साथ लिए अपने कमरे की जानिब चल दिया। मिसेस, अपने शोहर के लिए भी कुछ बना दो। जहाँ से इफ्रा की तरफ देखते शरारत भरे लहजे में बोला, क्यों, आपसे ये नाश्ता नहीं खाया जा रहा क्या? इफ्रा एक नज़र सबकी तरफ देखती हुई बोली, जो अपना अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। नहीं, मेरा कुछ और खाने का दिल है, और वो भी कुछ और तरीके से। जहाँ से इफ्रा की तरफ देखते सोमानी अल्फाज में बोला, जो इफ्रा को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आए थे। क्या खाना है आपको? आप मुझे बता दें, मैं आपको बनाकर ला देती हूँ। इफ्रा भी अपनी ही फिक्रमंदी से बोली थी, क्योंकि उसके लफ्ज़ों के पीछे छुपे मकसद को वो नहीं समझ सकी थी। नहीं मिसेस, उसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये मेहनत वाला काम है। ये तो बस खामोशी वाला काम है, जिसमें तुम बस खामोश रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जहाँ जेब के छुपे लफ्ज़ों में वाज़िया बेबाक बात को समझते इफ्रा एकदम से सुर्ख पड़ी थी।
आपको ज़रा शर्म नहीं आती? आप सबके बीच में बैठकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। इफ़रान ने उसे शर्म दिलानी चाहिए, जो शर्म के शीन से भी नावाकिफ़ था। नहीं, ये काम तो बाखूबी तुम सर अंजाम देती हो, तो मैं शर्म करके क्या करूँगा? इसलिए मुझे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी काफ़ी शर्म वाली है और ये काम काफ़ी अच्छे से सर अंजाम देती है। जहाँ से मज़ीद बेशर्मी से बोलता उसे और दबा गया, जबकि इफ़रा का अब जहाँज़ेब के पास बैठना मुहाल हो गया था। इफ़रा एकदम से अपनी कुर्सी से उठी और वहाँ से जाना चाहा, जबकि जहाँज़ेब उसका हाथ पकड़ के उसे दोबारा कुर्सी पर बिठा चुका था। इफ़रा के अचानक उठने से सबने इफ़रा की जानिब देखा था, जबकि सबको अपनी तरफ देखता पाकर इफ़रा घबरा सी गई थी। वो मैं भाभी के लिए कुछ बनवा दूँ? वो इंतज़ार कर रही होंगी। इफ़रा ने सबकी तरफ देखते उठने की वजह बताई, जबकि टेबल के नीचे से वो मुसलसल मुज़ाहमत करती, जहाँज़ेब के मज़बूत फौलादी हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की जद्दोजहद कर रही थी। हाँ बेटा, जाओ कुछ अच्छा सा बनवाना। समरा बेगम इफ़रा की तरफ देखते हुए बोली और वो सब अपने नाश्ता करने में दोबारा मसरूफ़ हो गए। छोड़े मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हैं? मुझे भाभी के लिए कुछ बनवा कर भेजना है। इफ़रा जहाँज़ेब की तरफ देखती हल्की आवाज़ में बोली। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने रात की तरह मुझसे छुपने की या मुझसे दूर भागने की कोशिश की, तो यकीन मानो रात वाली सज़ा शायद तुम भूलनी नहीं होगी। उससे भी बुरी सज़ा दूँगा। जहाँज़ेब उसे अपने रात के किए अमल को याद दिलाते हुए बोला, जबकि इफ़रा की आंखों के सामने रात के तमाम मनासिर घूमने लगे कि कैसे जहाँज़ेब ने उसके होश अच्छी तरीके से ठिकाने लगाए थे। ठीक है, मैं आपसे नहीं छुपूंगी। आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। इफ़रा जहाँज़ेब की तरफ देखती हुई बोली, तो जहाँज़ेब ने मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ दिया और वो वहाँ से फ़ौरन उठती तेज़ी से किचन की तरफ भाग गई और पीछे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, जबकि उसकी इस स्पीड पर जहाँज़ेब ने बहुत मुश्किल से अपना कहके का गला घोंटा था। मुगसिम अलीसा को लिए कमरे में दाखिल हुआ और उसे नरमी से बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। उसका दोनों हाथ अपने हाथों में थामे और भागौर उसकी आंखों में देखने लगा, जो अभी तक सुर्खी थी। मेरी जान, अब ठीक हो तुम? मुगसिम उसकी सुर्ख आंखों पर लब रखते हुए बोला। जी। अलीसा ने सिर्फ इतना सा ही जवाब दिया। मेरी बीवी इतनी नाजुक होगी मुझे तो पता ही नहीं था। वो मुगसिम उसकी तरफ देखते मुस्कुराया तो अलीसा ने नज़र उठाकर मुगसिम की तरफ देखा, जबकि जवाब उससे कोई भी नहीं दिया था। क्या बात है? मेरी जान इतनी खामोश खामोश क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? मुगसिम उसे नरमी से अपने हसार में लेता हुआ बोला। वो मीर, मुझे वो सभा अच्छी नहीं लगती। आखिर अलीसा ने अपने दिल की बात मुगसिम के आगे आया कर ही थी। क्यों? अच्छी नहीं लगती? मुगसिम उसके माथे को लबों से छूते हुए बोला। बस ऐसे ही। अलीसा नज़र झुकाते हुए बोली। किसी पर भी ध्यान मत दो और ना ही देने की ज़रूरत है। वो सिर्फ मेहमान है इस हवेली में, कुछ दिनों तक वापस चली जाएगी। तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो और किसी पर नहीं। पहले संजीदगी से और आखिर में शरारत से बोलता मुगसिम उसके गाल पर रब रख गया। चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। मुगसिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, तो अलीसा ने सवाले नज़रों से मुगसिम की तरफ देखा। हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं और अब ये तुम बताओगी कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। मुगसिम उसके दूसरे गाल पर भी लब रखते हुए बोला, जबकि मुगसिम की बात सुनते अलीसा एकदम से खुश हुई थी। हे सच्ची, हम कहाँ जाएंगे? अलीसा एक्साइटेड होते हुए बोली। जहाँ हमारी बेगम कहेंगी हम वहीं पर जाएंगे। मुगसिम नजर भरकर अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, जो आज सुर्ख रंग का जोड़े में मलबूस हल्का फुल्का मेकअप किए और अपने चेहरे पर मुगसिम की गुर्बत का रंग लिए बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो उसे हमेशा से बहुत लगती थी और हर हाल में लगती थी, मगर मुगसिम की गुर्बत के रंग उसके चेहरे पर साफ आया थे और मुगसिम को इन्हीं रंगों से मजीद इश्क होने लगा था। हम तुर्की चलेंगे। अलीसा मुगसिम की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। जहाँ मेरी जान का दिल करेगा हम वहीं पर जाएंगे। मुगसिम उसे खुमार उलूदा निगाहों से देखता एकदम से उसके बाल खुल चुका था, जबकि मुगसिम को वापस रात वाली टोन में आता देखकर अलीसा के होश उड़े थे। अलीसा के बाल खोलकर मुगसिम ने साइड पर किए और झुककर उसकी गर्दन पर पीके लम्स छोड़ने लगा। मीर। अलीसा मुगसिम का शिद्दत भरा लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती तड़प कर बोली। मीर प्लीज। अलीसा मुगसिम को पीछे न हटता देखकर दोबारा बोली। अलीसा के पुकारने पर मुगसिम ने पीछे हटते हुए अलीसा की जानिब देखा, जिसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ चुका था। मुझे तुम्हारे चेहरे पर आए अपनी गुर्बत के रंगों से बेपनाह इश्क है। मुगसिम बहके हुए अंदाज से बोलता उसके लबों को शिद्दत से चूम चुका था, जबकि मुगसिम की शिद्दत भरे लम्स पर अलीसा काम कर गई थी। मीर प्लीज, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अलीसा लंबे लंबे सांस लेती हुई बोली, जबकि मुहसिन के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट रेंग गई। वो ये जानता था कि अलीसा उसकी शिद्दतों को नहीं बर्दाश्त कर पाती,
ये बात उसने सिर्फ 2 दिन में ही जान ली थी कि वो नाजुक जान लड़की से उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। भाई, मैं अंदर आ जाऊं अभी? मुझसे मलीसा को कोई जवाब देता उससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ और उन्हें इफ्रा की आवाज़ सुनाई दी, जो कमरे में आने की इजाज़त तलब कर रही थी। आ जाओ। मुहसिन बेड से उठते हुए बोला, जबकि अलीसा ने अपना सुर्ख चेहरा छुपा लिया था। इफ्रा हाथ में ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुई और सीधा अलीसा के सामने आकर बैठ गई, जबकि मुहसिन अपना फ़ोन लेता कमरे से जा चुका था, क्योंकि उसे दाद की मुसलसल कॉल्स आ रही थी जिसे उसने अभी तक रिसीव नहीं किया था। दाद हावर को ढूंढने और उसकी मालूमात लेने के लिए दुबई गया हुआ था, जिसकी वजह से वो मुहसिन की शादी में भी शिरकत नहीं कर पाया था। हाँ बोलो दाद। मुहसिन कॉल रिसीव करता फ़ोन अपने कान से लगाते हुए बोला, सर, खबर मिली है कि हावर पाकिस्तान में ही मौजूद है, और वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है, और वो बहुत बड़ी गेम प्लान कर रहा है। पाकिस्तान से बाहर उसका कोई नामो निशान मुझे नहीं मिला, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हावर पाकिस्तान में ही मौजूद है। दाद ने मुहसिन को तमाम तफसील बताई। ठीक है, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? मुहसिन ने संजीदगी से पूछा। जी सर, आज शाम की। दाद ने मुहसिन को वापसी किया पड़ी। ठीक है, कल मुझे तमाम मालूमात के साथ तुम मेरे सामने चाहिए हो। मुहसिन उसे हुक्म देते हुए बोला। जी ठीक है सर। दाद के बोलते ही मुहसिन कॉल काट चुका था। सवा कमरे में आई और कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया और अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुई। वो पिछले 2 घंटों से बज रहा था। हाँ बोलो, क्या मसला है? क्या तुमसे सब्र नहीं होता? तुम अच्छे तरीके से जानते हो मैं मुकसिम मीर अहमद के घर में मौजूद हूँ, जो चील सी नजर रखता है और एक सेकंड में पहचान सकता था कि मेरे फ़ोन पर किसकी कॉल आ रही है। फ़ोन कान से लगाते ही सभा फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, ए लड़की, जबान संभाल कर बात किया करो। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। आइंदा मुझसे तमीज से बात करना, वरना मुझे तुम्हारा दिमाग टिकाने पर अच्छे तरीके से लगाना आता है। फ़ोन में से मुकाबिल की सख्त और गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुमसे मुहातिब होने का। इसके पीछे मेरा भी एक मकसद है, इसलिए तुमसे हाथ मिलाया है। सभा भी अपनी अकड़ में बोली और यही अकड़ मुकाबिल को मजीद तहश ला रही थी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अगले 2 हफ्ते तक मैं इसी हवेली में रहने वाली हूँ और मेरे रहने का इंतजाम हो चुका है। अब आगे क्या करना है ये तुम बेहतर जानते हो। मुझे तो सिर्फ एक ही शख्स चाहिए और वो है मुकसिम मीर अहमद। और उसकी बीवी के साथ तुम क्या करते हो क्या नहीं, इस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो लड़की मुझे मुकसिम की जिंदगी से बहुत दूर चाहिए, जहां पर वो उसे ढूंढने से भी ना मिले। तुम्हें मुकसिम मीर अहमद चाहिए, और मुझे उसकी बर्बादी, और उसकी बर्बादी उसकी बीवी को बर्बाद करके मिलेगी। जब उसकी बीवी को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, तब मुकसिम मीर अहमद बर्बाद होगा। जब वो दुनिया के सामने सर उठाकर चलने लायक नहीं रहेगा। मुकाबिल मुकरू कहका लगाकर बोला, मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरा काम जल्द मुकम्मल चाहिए और तुमने अब जो भी करना है जल्दी करो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ रुकने के लिए, और ना ही मैं ज़्यादा वक्त ले सकती हूँ। सवा बेसारी से बोली, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। मुझे मुकसिम की बीवी की पल पल की खबर मिलनी चाहिए कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती। मुझे सिर्फ उसकी खबर चाहिए। बाकी तुम्हारा और मेरा काम तो जल्दी हो जाएगा। वो कमीनगी से बोलता कहका लगाकर हंसता, जबकि उसके कहके में सभा का भी कहका शामिल था। ये एक बेसमेंट का मंजर था, जहाँ पर मुकसिम एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और दाद उसकी दाईं जानिब हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था, जबकि उसके बिल्कुल सामने रस्सियों में बंद एक शख्स अपने होशो हवास से बेगाना था। इसे होश में लाओ दाद। मुकसिम की सख्त और संजीदा तरीन आवाज़ बेसमेंट में गूंजी। दाद ने पास पड़ा ठंडा पानी उठाया और सामने बैठे शख्स के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो हड़बड़ा कर उठा और अपनी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता सामने मौजूद शख्स को देखने लगा, जो चेहरे पर सख्ती और आंखों में वहशत लिए उसे ही देख रहा था। मुकसिम। सामने मौजूद शख्स के मुंह से टूटे फूटे लफ्जों में मुकसिम का नाम अदा हुआ। तुम्हें बोला था ना कि कोई भी चालाकी करने का मत सोचना, लेकिन तुमने शायद मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और मेरे दुश्मनों तक मेरी हर एक खबर पहुंचाई। तो तुम शायद ये भूल गए थे कि तुम्हारा बेटा अभी तक मेरे ही पास है, और जब चाहूं मैं उसकी सांसें छीन सकता हूं। या फिर शायद तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया था। किसी मासूम की जान लेना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मगर तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा जो तुमने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। तुम नहीं जानते कि गद्दारी की क्या सजा देता है मुकसिम मीर अहमद, और तुमने मुझसे गद्दारी करके अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। मुकसिम सामने मौजूद शख्स की तरफ देखते गुर्राया, जबकि सामने मौजूद शख्स काम कर रहे क्या। मुझे माफ कर दो, मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो शख्स गिड़गिड़ाने लगा,
नहीं एसपी, तुमने सिर्फ मुझसे ही नहीं इस मुल्क से भी गद्दारी की है, और गद्दारी की माफी तो तुम्हें सिर्फ अल्ताफ से वही मांगनी पड़ेगी, और वो भी ऊपर जाकर। मुक्सिम सिर्फ अंगार आंखें लिए वहशत ज़दा लहजे में बोला। नहीं, मुझे माफ कर दो। वो रोता हुआ मिन्नतें करने लगा। जहन्नुम मुबारक एसपी, अब अपने गुनाहों का हिसाब ऊपर जाकर दो। मुक्सिम ने बोलते ही अपने हाथ में मौजूद एक तेज धार वाला चाकू उसके सीने में घोंप दिया, जिससे उसके बदन से खून की लहरें बहने लगीं। मुक्सिम ने बेदर्दी से दोबारा वही तेज धार वाला आला उसके दिल के मुकाम पर घोंपा, जिससे वो तेज धार चाकू उसका दिल चीरता हुआ अंदर चला गया, जबकि उस शख्स को दोबारा सांस लेने की मोहलत ही मैसर न हुई। पता करो दाद, हावर्ड के साथ दूसरा मिलने वाला शख्स कौन है? वो जो कोई भी है, उसने अपनी मौत को दावत खुद दी है, और उसकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। मुक्सिम वो चाकू जमीन पर फेंकता उठ खड़ा हुआ और बेसमेंट से निकलता चला गया। इफ्रा अलमारी में अपने और जहांसेब के कपड़े तरतीब से सेट कर रही थी। जब जहांसेब कमरे में दाखिल हुआ, दबे दबे कदमों से चलता हुआ इफ्रा के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, जबकि वो अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे जहांसेब की मौजूदगी का एहसास हो ही न सका। क्या कर रही हो मिसेस? जहांसेब झुकते उससे कान में सरगोशी नुमा आवाज से बोला, जबकि इफ्रा जो अपने ध्यान में कपड़े रख रही थी, अचानक अपने इतने करीब जहांसेब की आवाज सुनकर एकदम डर गई थी। क्या हुआ मिसेस? लगता है मुझसे डर गई हो। जहांसेब अलमारी पर दाएं बाएं अपने बाजू रखते हुए बोला, जबकि इफ्रा बुरी जगह फंसी थी, क्योंकि जहांसेब के दाएं बाएं बाजू होने की वजह से वो वहां से निकल नहीं सकती थी और ना ही पलट सकती थी, क्योंकि वो इफ्रा के इतने नजदीक खड़ा था कि अगर वो पलटती तो उन दोनों में 1 इंच का भी फासला नहीं बचना था। वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। जहांसेब उसे कंधों से थामता उसका रुख अपनी जानिब करता हुआ बोला, जो अलमारी में बाहरी जा रही थी, जैसे उसी में से रास्ता बनाकर बाहर निकलेगी। क्या नहीं बताया? इफ्रा हकलाते हुए बोली। यही कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। जहांसेब उसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब करते हुए बोला और एक हाथ से अलमारी का दरवाजा बंद किया। मैं आपको क्यों बताऊं? इफ्रा जहांसेब की तरफ देखते हुए बोली, जबकि उसकी इतनी नजदीकी से दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। क्योंकि मुझे जानना है। जहांसेब उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, मैं तो नहीं बताऊंगी। इफ्रा शरारत से बोली। और ना बताने की वजह? जहांसेब ने अलमारी के साथ लगाते उसके इतराफ दोनों हाथ रखे, चेहरे पर झुकते हुए बोला, वो मेरी मर्जी। इफ्रा भी शायद उसे सताने की मूड में थी। तुम्हारी मर्जी की तुम्हें। मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। जहांसेब इफ्रा की जानिब देखते उसका दुपट्टा उसके सर से सिर खा चुका था। बोलो, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हम्म अभी मेरा मूड नहीं, फिर कभी बताऊंगी। इफ्रा एक अदाज से बोलती झुककर उसके बाजू के नीचे से बाहर निकल गई और दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई, जबकि जहांसेब तो हैरत से उसे देखता ही रह गया। फई। जहांसेब उसे घूरते हुए चिल्लाकर बोला, जबकि इफ्रा कहका लगाकर हंसी। वापिस आओ। जहांसेब उसे हुक्म देते हुए बोला, मैं तो नहीं आ रही। इफ्रा नाक चिढ़ाते हुए बोली। रुको तुम। जहांसेब तेवरी चढ़ाते उसकी जानिब बढ़ा, जबकि जहांसेब को अपनी तरफ आता देखकर इफ्रा दौड़कर दरवाजा खोल चुकी थी। वैसे अब ऐसा भी नहीं कि आपका हर हुक्म मानती रहा करूं, कभी कभी इनकार सुनने की आदत आपको भी डालनी चाहिए। इफ्रा जहांसेब को बोलती तेजी से कमरे से भागी थी, क्योंकि जहांसेब उसके नजदीक तर आ चुका था। इफ्रा कमरे से निकलकर भाग गई तो जहांसेब भी उसके पीछे पीछे ही था, क्योंकि जहांसेब का उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था, जबकि इफ्रा उससे बचती फुल स्पीड से आगे को भाग रही थी। इज्जत से वापिस आओ इफ्रा, वरना अच्छा नहीं होगा। इफ्रा के पीछे भागते जहांसेब ने आवाज लगाई, आपके पास कुछ अच्छा होता भी है? इफ्रा दौड़कर सोफे के पीछे जाती हुई बोली। अब मंजर ये था कि सोफे के पीछे इफ्रा, जबकि सोफे की अगली साइड पर जहांसेब था। इफ्रा कभी दाईं जानिब हुई तो कभी बाईं, और जहांसेब भी उसी तरफ जाता जहां को इफ्रा जा रही थी, जबकि ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी अलीसा मुंह खोले उन दोनों को देख रही थी, जो आसपास से बिल्कुल बेनियाज अपनी ही लड़ाई में मगन थे। इफ्रा रुक जाओ एक जगह। तुम मेरे हाथ लगी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जहांसेब उसे धमकाते हुए बोला, आप आगे छोड़ते कब हैं? इफ्रा बोलती दूसरे सोफे की जानिब भागी, जबकि मौका पाते ही जहांसेब एक ही जिस्म में उस तक पहुंचता उसे सख्ती से पकड़ चुका था। छोड़े मुझे। इफ्रा खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। आप आगे छोड़ते कब हैं? इफ्रा बोलती दूसरे सोफे की जानिब भागी, जबकि मौका पाते ही जहांसेब एक ही जिस्म में उस तक पहुंचा उसे सख्ती से पकड़ चुका था। छोड़े मुझे। इफ्रा खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अब बताओ, क्या बोल रही थी तुम कि मैं आगे तुम्हें छोड़ता कब हूं? हाँ, अब मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ।
चांद सेब उसे और मजबूती से जकड़ते हुए बोला, जबकि उसकी पकड़ में इफ्रा फड़फड़ा रही थी। छोड़े मुझे प्लीज, सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी। इफ्रा खुद को छुड़वाने की खातिर भी माफी मांग गई। लेकिन अब तो तुम कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा ऐसा कुछ ना कर सको। जानसेब एक ही झटके से उससे बाजू में उठा चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज नीचे उतारे मुझे। इफ्रा जानसेब की तरफ देखती घबराते हुए बोली। नामुमकिन। जानसेब ने इफरात से बोलते कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए, मगर सामने ही अलीसा को देखकर फौरन रुक गया, जो चेहरा नीचे की अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में सुर्ख पड़ रही थी। जानसेब एकदम से शर्मिंदा हुआ था, जबकि जानसेब को मुसलसल सामने देखता पाकर इफ्रा ने भी सामने देखा तो अलीसा को वहां मौजूद देखकर उसका दिल चाहा था कि शर्म से डूब मरे। जानसेब ने इफ्रा को फौरन नीचे खड़ा किया और इफ्रा अपने हवास काबू करती, साथ साथ अपना दुपट्टा भी दुरुस्त कर रही थी। अलीसा अपनी मुस्कुराहट दबाती सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। एंजॉय योर टाइम एंड गेट ऑन विद योर वर्क। ऑल द बेस्ट। अपना वक्त एंजॉय करो और अपना काम जारी रखो। अलीसा इफ्रा के कान में सरगोशी करती अपनी मुस्कुराहट दबाती वहां से चली गई, जबकि अलीसा की बात पर इफ्रा मज़ीद शर्मिंदा हुई थी। बस करवा दिया ना बदनाम आपने। हाय अल्लाह, भाभी क्या सोच रही होंगी? कितने बेशर्म हैं हम दोनों। इफ्रा चांदसेब की तरफ देखती दाई देते हुए बोली। चांदसेब ने तज्जुब से इफ्रा को देखा, फिर उसकी कलाई पकड़ते एक झटके से उसे अपने करीब कर चुका था। वो कुछ नहीं सोचेगी, काफी समझदार है वो। और तुम अपना हिसाब दो पहले। चांदसेब दोबारा उसी टोन में आ चुका था। नहीं प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले वाली हरकत नहीं भूल रही मुझे। आप मुझसे शर्मिंदा करवाना चाह रहे हैं। आप में शर्म है कि नहीं? इफ्रा उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। नहीं, मुझ में बिल्कुल शर्म नहीं, और ये बात तुम अच्छे से जान लेनी चाहिए। जानसेब दोबारा अपनी कलाई थाम चुका था। फरी। उन दोनों को अपने नजदीक से समरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी, तो जानसेब ने झटके से उसका बाजू छोड़ा और 2 कदम फासले पर खड़ा हुआ। फरी बच्चे, सभा का कमरा सेट करवा दो, मुलाजमा को बोल दिया है मैंने। समरा बेगम इफ्रा की जानिब देखते हुए बोली, तो इफ्रा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे सिर्फ मौका चाहिए था जानसेब की आंखों से ओझल होने का। अरे बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? समरा बेगम जानसेब की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। नहीं चची जान, वो मुझे इफ्रा से कुछ काम था। तुम अपना काम खत्म कर लो तो मेरी बात सुन लेना कमरे में आकर। बात बहुत जरूरी है, इसलिए जल्दी आना। जानसेब इफ्रा की जानिब देखते मुस्कुराकर बोला, तो इफ्रा का दिल एकदम से तेज रफ्तार पकड़ चुका था, क्योंकि वो अच्छे से समझ गई थी कि जानसेब की जरूरी बात कौन सी है। चिच्ची। इफ्रा बोलती फौरन वहां से रफू चक्कर हुई थी, जबकि जानसेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अलीसा इस वक्त किचन में बैठी पानी पी रही थी, जब किचन में समरा बेगम दाखिल हुई और उनके पीछे सबा भी किचन में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम चची जान। अलीसा ने अदब से मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? कुछ चाहिए था तो बता देती, खुद किचन में क्यों आ गई? अभी तुम्हें किचन में नहीं आना जब तक खीर की रस्म नहीं हो जाती। समरा बेगम अलीसा की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। जी, वो बस पानी पीने आई थी। अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, कुछ खाओगी तुम? नहीं चची, बस मैं चलती हूँ। अलीसा बोलती उठ खड़ी हुई। नहीं, बैठ हुई रही, अपनी सेहत देखो कितनी सी है, कुछ खाया पिया करो। समरा बेगम उससे बैठने का इशारा करते हुए बोली। सबा बेटा, तुम फ्रिज से फ्रूट्स निकालो और काट कर दो इसे, खुद तो इसे जरा फिक्र नहीं अपनी सेहत की। समरा बेगम सबा की तरफ देखती हुई बोली, तो उसने अपने गुस्से पर काबू पाते अलीसा की तरफ कहर बरसाती निगाहों से देखा। नहीं चची जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी कुछ देर बाद खा लूंगी। अलीसा ने उन्हें मना करना चाहा। चुप करके बैठ जाओ, इधर ही जाओ तुम सबा। समरा बेगम ने दोबारा सबा को फ्रूट्स निकालने का हुक्म दिया, तो वो जल्दी बुनती फ्रिज से फ्रूट्स निकालने लगी। ये मुक्सिम कहाँ पर है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। समरा बेगम ने अलीसा की जानिब देखते हुए पूछा। पता नहीं चची जान, मुझे तो बताकर भी नहीं गए। अलीसा समरा बेगम की जानिब देखते हुए बोली। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, कोई जरूरी काम आ गया होगा, इससे चला गया होगा और बताने का मौका नहीं मिला होगा, तुम खुद फोन करके पूछ लो। समरा बेगम ने उससे हल बताया तो मुस्कुरा दी। बीबी जी, आपका फोन आ रहा है। एक मुलाजमा किचन में दाखिल होते ही समरा बेगम को पैगाम देती हुई बोली। अच्छा चलो। समरा बेगम मुलाजमा को बोलती मुलाजमा के साथ किचन से बाहर निकल गई। सबा ने एक नजर किचन के दरवाजे की तरफ देखा, जहां से समरा बेगम जा चुकी थी, और एक नजर टेबल पर बैठी अलीसा की जानिब देखा, और फिर गुस्से से उसे घूरती उसकी तरफ गई और जोर से टेबल पर हाथ दे मारा। तुम समझती क्या हो खुद को? क्या सोचा था तुमने? मैं तुम्हारी हिदमत करूंगी, तुम्हें फल फ्रूट काट काट कर प्लेटों में रख कर दूंगी।
सबा निहायत बदतमीजी से अलीसा की तरफ देखती हुई बोली, मुझे तुमसे हिदमतें करवाने का कोई शौक नहीं, समझ आई? और मुझसे जरा दूर रहा करो और अपनी लिमिट में रहकर बात किया करो, बदतमीज लड़की। अलीसा सबा की तरफ देखती सख्त लहजे में बोलती झटके से उठी और किचन से निकल गई। दूर तो मैं तुम्हें करूंगी, इस हवेली से और इस हवेली के लोगों से, और मुकसिम मीर की जिंदगी से तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगोगी। सबा उस रास्ते को घूरती हुई बोली जहां से वे लीसा को गुजर गई थी, और गुस्से से हाथ में पकड़ी छुरी और प्लेट वहीं पर पटकती किचन से निकल गई। लीसा कमरे में दाखिल हुई और झटके से अपना दुपट्टा गले से उतारती बेड पर फेंकने के अंदाज में रखा। उसे पता नहीं क्यों सबा अच्छी नहीं लगती थी। उस लड़की की आंखों में कुछ अजीब सा महसूस होता था, और उससे तो उसे कुछ खास किस्म की तकलीफ थी जो वो बार बार उसके सामने आकर यूं बदतमीजी करती थी। अलीसा को उसकी बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और ये जिंदगी में पहली बार था जब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। अलीसा सब कुछ सोच रही थी जब उसे अचानक मुकसिम का ख्याल आया, तो उससे उठकर अपना फ़ोन तलाश करना शुरू किया। तो फ़ोन उसे ड्रेसिंग टेबल के दराज में ही मिल गया। फ़ोन निकालकर अलीसा ने ऑन किया और मुहसिन का नंबर निकाला और फ़ोन लेकर बेड पर बैठ गई। सुबह से हुई गुफ्तगू अब वो भूल चुकी थी। उसके ज़हन में सिर्फ मुकसिम का ख्याल था, और यही उसकी खास वजह थी कि अगर उसे कभी गुस्सा आता भी था तो ये भूल जाती थी। कभी उसे गुस्से को खुद पर हावी होने नहीं दिया था, और वैसे भी मुकसिम का ख्याल गुस्सा तो क्या हर चीज़ भुलाने की सलाहियत रखता था। अलीसा ने फ़ोन निकालते मुकसिम का नंबर मिलाया और उसके नंबर पर कॉल की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी कॉल जब ना हुई तो अलीसा ने मुकसिम को कुछ मैसेजेस किए। काफ़ी देर बाद भी जब मुकसिम का कोई रिप्लाई नहीं आया तो अलीसा अफसुर्दा हो गई, और मुकसिम को बहुत मिस कर रही थी वो, जो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब था। आप भूल गए हैं ना मुझे, इसलिए बता कर भी नहीं गए, और मुझे फ़ोन भी नहीं किया, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। अलीसा उदासी से बोलती उठ खड़ी हुई, और अब उसका इरादा नमाज अदा करने का था, क्योंकि बाहर असर की आसान हो रही थी। वहां से निकलने के बाद मुकसिम काफ़ी गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रही थी उसका दुश्मन कहाँ छुपा सकता है, और यही नहीं, वो उस पर, उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए है। मतलब कोई तो है जो हवेली में ही है। मुकसिम ने ये सब सोचते अपना फ़ोन निकाला जो डेड हो चुका था। चलें सर। दाद गाड़ी मुकसिम के सामने रोकते हुए बोला, तो मुकसिम अपना फ़ोन चेक करता, गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ सर, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा? दाद मुकसिम की तरफ देखते हुए बोला, जो अपना फ़ोन चार्ज पे लगा रहा था। हाँ, शायद डेड हो गया है। मुकसिम दाद की तरफ देखते हुए बोला। दाद ने हाँ में सर हिलाया। फ़ोन ऑन करते ही मुकसिम को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर बेशुमार अलीसा के नाम से आई हुई कॉल्स और मैसेजेस वसूल हुए, जिसे देखते हुए एकदम से परेशान हो गया। मतलब वो इतनी कॉल्स और मैसेजेस क्यों करेगी उसे? सब हैरियत तो होगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसके फ़ोन पर अलीसा की कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था, लेकिन आज आया था। वो दिल ही दिल में सोचता अलीसा के मैसेजेस पढ़ने लगा। इनबॉक्स खोलते वो जैसे जैसे अलीसा के किए गए मैसेजेस पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे, और होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम मीर, आप अभी तक घर नहीं आए? सब खैरियत है? आपका नंबर भी बन जा रहा है, आप कुछ बताकर भी नहीं गए। चची जान आपका पूछ रही थी मुझसे, आप कहाँ पर हैं? सब मैसेजेस वक्फे वक्फे पर आए हुए थे। कोई मैसेज 5 मिनट के वक्फे पर और कोई 10 मिनट के वक्फे पर था। मैसेजेस को देखते साफ पता चल रहा था कि लीसा उसी के इंतजार में बैठी थी कि कब मुकसिम मैसेजेस देखे और कब जवाब दे। लीसा के किए गए मैसेजेस देखकर मुकसिम फौरन समझ गया कि वो उसी के लिए ही परेशान हो रही है। मैं कुर्बान, मेरी शहजादी मेरा इंतज़ार में बैठी है। बस कुछ देर, सारे जवाब अपनी पनाहों में भर कर ही दूंगा। मुकसिम दिल ही दिल में अलीसा से मुखातिब हुआ। मुकसिम का बस नहीं चल रहा था, वो उठकर पहुंच जाता अलीसा के पास। दाद, गाड़ी जल्दी चलाओ। मुकसिम ने दाद को हुक्म दिया तो दाद जी सर कहता गाड़ी की स्पीड और तेज कर गया। अलीसा नमाज पढ़कर बेड पर बैठी दोबारा अपना फ़ोन चेक कर रही थी, जहां मुकसिम का कोई भी जवाब उसे वसूल नहीं हुआ था, जबकि मैसेजेस वो पढ़ चुका था। ये देखते अलीसा को बहुत गुस्सा आया। उसे मैसेजेस पर भी अलीसा को जवाब नहीं दिया, और गुस्से से खोल रही थी वो, जब उसे बाहर मुकसिम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अलीसा का दिल एकदम से धड़का था। उसका दिल चाह रहा था वो कहीं छुप जाए। अजीब सा एहसास था, जब वो यहाँ नहीं था तो वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और अब जब वो आ गया था तो उससे छुपने की कोशिश कर रही थी। मुहसिन जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपना फ़ोन लेता कदम हवेली के अंदर की जाने बढ़ाए। हवेली के अंदर दाखिल होकर मुहसिन ने देखा तो उसे इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आया।
जबकि मुलाजमों की चहल पहल तो आम सी बात थी। मुक्सिम उन सबको इग्नोर करता सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो इस वक्त सिर्फ अलीसा को देखना चाहता था। बेकरार तो वो पहले भी था, अकेला छोड़ने का तो उसका पहले भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके मैसेजेस पढ़ने के बाद तो जैसे उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मुक्सिम ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही अलीसा बैठी हुई नजर आई, जो अपना रुख मोड़े बैठी शायद अपने फ़ोन में मसरूफ थी। मुक्सिम के लबों को एकदम से मुस्कुराहट ने छुआ था। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करता अपने कोट के बटन खोलते हुए अलीसा की जानिब बढ़ा। अपना कोट उतार कर साइड पर रखकर मुक्सिम अलीसा के कुछ फासले पर टिक कर बैठ गया और अब्बा गौर उसे देखने लगा, जिससे एक बार भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। मतलब साफ था कि वो उससे नाराज थी। मुक्सिम ने गला खंगार कर उसे अपनी जानिब मतवजा करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसी तरह बैठी रही और मुक्सिम की जानिब नहीं देखा। लगता है कोई नाराज है मुझसे। मुक्सिम अलीसा की जानिब देखते हुए बोला, किसी को क्या फर्क पड़ता है? अलीसा भी उसी के अंदाज से बोली, जबकि नजरें अभी भी सिर्फ फोन की तरफ ही थी, जबकि ध्यान सारा सिर्फ अपने शोहर की तरफ था। लगता है कोई शदीद नाराज है मुझसे। मुक्सिम अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, किसी को क्या लगे उसकी बला से? अलीसा ने बगैर देखे ही जवाब दिया। हमारी तो बलाएं भी आपकी आशिक हैं बेगम। मुक्सिम उसी कमर में हाथ डालता उसे एकदम से अपनी तरफ खींच चुका था, जबकि अलीसा चेहरा फिर गई थी। ये हरकत दोबारा कभी मत करना। मुक्सिम उसका चेहरा दोबारा अपनी तरफ करते हुए संजीदगी से बोला तो अलीसा ने हल्के से नजर उठाकर मुक्सिम की जानिब देखा। क्यों नाराज है मेरा बच्चा? मुक्सिम उससे प्यार भरे लहजे में बोलता उसकी पेशानी को चूम गया। अलीसा ने नजरें उठाकर मुक्सिम की तरफ इस तरीके से देखा जैसे नजरों ही नजरों में कह रही हूँ कि ये भी मैं बताऊं कि मैं क्यों नाराज हूँ। अलीसा की नजरों में मौजूद तहरीर पढ़कर मुक्सिम मुस्कुराया। यार, एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था इसलिए इमरजेंसी जाना पड़ा। काम बहुत ज़रूरी था, वरना कौन बेवकूफ़ अपनी 2 दिन की नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर जाए। आपने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। अलीसा के मुंह से असल बात निकली। फ़ोन डेड हो गया था इसलिए नहीं दे सका, और जब देखा तो तब घर के बहुत नज़दीक था। सोचा अपनी बेगम को रूबरू ही सारे जवाब दे दूं। मुक्सिम उसे अपने नज़दीक करते हुए बोला तो अलीसा घबराई। वो नाराजगी नाराजगी में उसके काफी करीब आ चुका था। मुझे मिस कर रही थी। मुक्सिम अपनी नाक उसका सुर्ख पड़ते गाल पर रगड़ते हुए बोला, नहीं। अलीसा ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया। तो फिर इतने मैसेजेस और कॉल्स? मुक्सिम नजरें उठाकर उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, जो फौरन से नसें झुका गई थी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो? मुक्सिम उंगली से उसकी थोड़ी ऊपर करते हुए उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला तो अलीसा की पलकें एकदम से लरसी। मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। अलीसा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली। तुम छुपा सकती भी नहीं बेगम, क्योंकि तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं मैं। मुक्सिम मुस्कुराकर बोलता उसकी एक गाल पर शिद्दत से लपक चुका था। आप फ्रेश हो जाएं। अलीसा मुक्सिम के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली। मैं तो तुम्हें देखकर ही फ्रेश हो गया था। अलबत्ता मेरी बेगम नहीं है, और मुझे उन्हें फ्रेश करने के बहुत से तरीके आते हैं। मुक्सिम उसके लरस से होंठों पर नजर जमाते हुए बोला और अगले ही पल झुककर पूरे इस्तकाक से प्यारी सी शरारत करके पीछे हटा, जबकि अलीसा सर तक पैर तक सुर्ख पड़ चुकी थी। चलो, अभी के लिए इतना ही काफी है, बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल मेरे कपड़े निकालो। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते ही कांग दबाते हुए बोला, जबकि अलीसा ने फौरन नसें झुकाई थी और चेहरा सुर्ख अनार बन चुका था, जिसे देखकर मुक्सिम का दिल मजीद बेईमान हो रहा था। बेगम क्यों मेरे सामने सरापा हुस्न बनकर बैठी हो? अगर मैंने अपना सब्र खो दिया ना तो आपकी जान मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए जरा ये अपने चेहरे के रंगों को कंट्रोल करें, वरना। एकदम से उसे खींचना खुद में भींच गया था और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अलीसा को लग रहा था अभी उसका सांस बंद हो जाएगा। हाथ छोड़े मुझे, मेरा सांस बंद हो रहा है। मुक्सिम को अपने सीने में से अलीसा की घुटी घुटी आवाज सुनाई दी तो मुक्सिम मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ। मैं खाना लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। अलीसा बुखलाई हुई बोली और बगैर मुक्सिम की तरफ देखे फौरन से कमरे से निकल गई, जबकि मुक्सिम उसके पीछे दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अलीसा खाना लेने किचन में दाखिल हुई तो इफ्रा वहां पहले से मौजूद थी। इफ्रा को देखते अलीसा के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आई। वो चलती हुई ठीक इफ्रा के पीछे खड़ी हो गई और थोड़ा सा उसके कान के करीब होते सरगोशी नुमा आवाज से बोली, देवरानी साहिबा, देवर जी को अकेला छोड़कर आ गई क्या? अपने ठीक पीछे से अलीसा की आवाज सुनते इफ्रा झटके से पीछे मुड़ी तो देखा अलीसा मुस्कुराकर मशूक नजरों से उसे ही देख रही थी। भाभी, आपको कुछ चाहिए था क्या?
इफ़रा अपनी घबराहट पर काबू पाती हुई बोली, हाँ, मैं तो मीर के लिए खाना लेने आई थी, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देवर साहब तुम्हारा कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं। अलीसा अभी भी बात सा आई, जबकि इफ़रा सुर्ख पड़ चुकी थी। भाभी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा तो नहीं करें। इफ़रा बेचारी सी शक्ल बनाते अलीसा की तरफ देखती हुई बोली, तो उसकी शक्ल देखते अलीसा ने बहुत मुश्किल से अपनी कसौटी कंट्रोल की। अच्छा ठीक है, अब रोने मत लग जाना। अलीसा इफ़रा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली, भाई कब आए भाभी? अलीसा की बात को इग्नोर करते इफ़रा ने मुक्सिम के बारे में पूछा। बस थोड़ी देर पहले वो फ्रेश हो रहे हैं और मैं उनके लिए खाना लेने आई हूँ। अलीसा ने उसे तफसील बताई। अच्छा, इफ़रा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और अब दोनों मिलकर खाना गर्म करने लगी और साथ साथ उनकी गपशप भी चल रही थी।